सो हाय एवरीवन, दिस इज पार्ट 2 ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। हमने कल तक कंप्लीट कर लिया था, पूरा बेसिक समझा था हमने पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हमने देखा था चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस में तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। फिर हम आए थे पार्ट 3 जिसमें हमने शेड्यूल्स की बात की थी। उसके अंदर हमने फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 को कंप्लीट किया था जो एप्लीकेबल होता था ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस के ऊपर, जिसके अंदर 12 क्लोजेस थे। अब उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। अब चलते हैं हम पार्ट 2 पे जो एप्लीकेबल होता है मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट अदर देन मेंबर इन प्रैक्टिस। इट मींस जो आप मेंबर इन सर्विस के अंदर हो तब आपके ऊपर ये वाला पार्ट 2 एप्लीकेबल हो जाएगा। शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही बीइंग एन एम्प्लॉय। किसका? कंपनी का, फर्म का, पर्सन का, किसी का भी आप एम्प्लॉय हो तो आप गिल्टी हो सकते हो अगर आप इन क्लोजेस के अंदर फॉल किए तो। क्लोज 1 बोलता है अगर आपने कोई भी पैसा दिया, अगर आपने कोई भी पैसा दिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली, किसको दिया? किसी भी पर्सन को दिया। किस लिए दिया? मेन वो है किस लिए दिया? इन द एमोल्यूमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अंडरटेकन बाय हिम, कि तुम मुझे जॉब दे दो उसके लिए आप पैसा दे रहे हो, तो वहां पे आप क्लोज 1 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। अब आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, अब आप पैसे देके जॉब लोगे, ऐसा काम नहीं करना, अदरवाइज आप क्लोज 1 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। सर मैं अपने फ्रेंड को पैसा दे रहा हूं, चल जाएगा, बट वो पैसा आप उस लिए मत देना फॉर द रिटेनमेंट ऑफ जॉब और फॉर द पेमेंट ऑफ प्रोक्योरिंग द जॉब, तो इसके लिए आप पैसा मत देना, अदरवाइज आप पैसे देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लोज 2, या तो अब आपने एक्सेप्ट करा, एग्री टू एक्सेप्ट करा, क्या सर? पार्ट ऑफ फी, प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम अ लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ब्रोकर एंगेज बाय सच कंपनी, फर्म, पर्सन और एजेंट और कस्टमर ऑफ सच कंपनी, फर्म, पर्सन, किस लिए? बाय वे ऑफ ग्रेटिफिकेशन और कमीशन। आप एज ए एम्प्लॉयमेंट में हो और आपका कोई फ्रेंड है चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो प्रैक्टिस में है, तो आप क्या कह रहे हो? यार मेरी कंपनी को, जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूं उसमें एक सीआईपी की नीड है। आप अपने फ्रेंड को बुला लाए और उसको इंट्रोड्यूस करा दिया, और फिर आपने क्या करा? अपने फ्रेंड से कमीशन चार्ज करा है परसेंटेज बेसिस पे, तो वहां पे आप क्लोज 2 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। अगर आपने एक्सेप्ट करा पार्ट ऑफ प्रॉफिट, गेन्स या फिर आपकी फीस के पार्ट ऑफ प्रॉफिट, तो किससे? लॉयर से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, ब्रोकर से, क्योंकि आपने उसको एंगेज कराया अपनी कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर, यहां पे किसी पर्सन के अंदर जॉब करते थे तो वहां पे आपने एंगेज कराया, या फिर किसी एजेंट के थ्रू, या फिर कस्टमर ऑफ सच कंपनी, पर्सन, फर्म, तो वहां पे आप हो जाओगे गिल्टी, क्योंकि आपने वहां पे बाय वे ऑफ कमीशन और ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट करा है पार्ट ऑफ फी, तो क्लोज 2 के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे। सर अगर मैंने अपने ही चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस वाले फ्रेंड को इंट्रोड्यूस कराया बट मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे पैसा दिया, मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे पैसा दिया, एक टाइप से रेफरल फी दी मुझे, तो उस केस के अंदर आप गिल्टी नहीं होगे। अगर आपको एम्प्लॉयर से एक्सेप्ट मिल रहा है रिवॉर्ड तो आप वो एक्सेप्ट करके चल सकते हो। पार्ट 3, इसी के अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात, सर ये फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। अगर आप पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट विद सीआईपी हो तो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा क्लोज 2, क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो। अब आता है हमारा पार्ट 3। पार्ट 3 एप्लीकेबल होता है सारे सीएस पे। सारी सीएस मींस अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट, दोनों पे एप्लीकेबल होके चलेगा। आप डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। इसके अंदर कब गिल्टी होंगे सर? इसके अंदर 3 क्लोज आते हैं। फर्स्ट, अगर आप फेलो मेंबर नहीं हो फिर भी एक्ट कर रहे हो एज ए फेलो, नोट बीइंग अ फेलो ऑफ इंस्टीट्यूट, एक्ट एज ए फेलो ऑफ इंस्टीट्यूट, तो यहां पे आप क्लोज 1 के अंदर गिल्टी हो जाओगे, क्योंकि हमारे 2 टाइप ऑफ मेंबरशिप होती है, एसोसिएट और फेलो। तो आप फेलो मेंबर नहीं हो फिर भी आप खुद को बता रहे हो मैं फेलो मेंबर हूं, तो आप गिल्टी हो जाओगे क्लोज 1 के अंदर। क्लोज 2, अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन सप्लाई नहीं करी, अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन सप्लाई नहीं करी, किसको? आईसीआई रिलेटेड बॉडीज को। सर कौन कौन सी बॉडीज हो सकती है? इंस्टीट्यूट, काउंसिल, एनी कमिटी, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन कमिटी, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, एपीलेट अथॉरिटी, ये सारी आईसीआई रिलेटेड बॉडीज होती है। इन्होंने आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगी थी और आपने वो सप्लाई नहीं करी, या आपको किसी फॉर्म के अंदर सप्लाई करनी चाहिए थी, वहां पे आपने सप्लाई नहीं करी, तो आप क्लोज 2 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। ध्यान रखना, आपने सप्लाई नहीं की। अगर सर मैंने सप्लाई करी बट मैंने फॉल्स इंफॉर्मेशन सप्लाई करी, तो वो क्लोज 2 के अंदर गिल्टी नहीं होगा, वो हम आगे देखेंगे किस क्लोज के अंदर गिल्टी होगा। अब आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपने सप्लाई नहीं करी कोई इंफॉर्मेशन तो क्लोज 2 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। जैसे फेल टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन और फेलियर टू रिप्लाई टू द बॉडीज रिलेटेड टू द आईसीआई, गिल्टी। आईसीआई ने आपसे कुछ रिप्लाई मांगा था, आपने रिप्लाई नहीं दिया, या आईसीआई ने कोई एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ था कि आपको फिल करना है, उसके अंदर आपने प्रॉपर स्पेसिफाई नहीं किया, अगर आप जॉब करते हो नहीं करते उससे रिलेटेड, फिर भी आप गिल्टी हो जाओगे क्लोज 2 के अंदर। While applying, COP did not fill the column where solicits information about his engagement in other occupation or business. वहां पे आपने इंफॉर्मेशन फिल नहीं करी तो भी आप गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 3,
सर हम क्लोज 6 और क्लोज 7 देखा था हमने, जहां पे हम क्या करते थे, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड बात करते थे। वहां पे हमें कुछ चीजें अलाउ की गई थी। क्या क्या चीजें अलाउ की गई थी? आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो टेंडर्स का, हाँ किसी स्पेसिफिक केस में था, बट आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो। सेकंड, दूसरे सीआईपी से आप एक्सेप्ट कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, इन्वाइट कर सकते हो प्रोफेशनल वर्क, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही क्लोज 7 में आए थे, वहां पे आप एडवर्टाइज कर सकते हो थ्रू राइटअप। तो ये सारे पॉइंट्स क्या थे जहां पे आपको अलाउ किया गया था। तो उसी के रेस्पेक्ट में बोला, अगर आप प्रोफेशनल वर्क लेते हो किसी दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट से, या फिर आप रिस्पॉन्ड करते हो टेंडर्स के बारे में, या फिर आप एडवर्टाइज करते हो थ्रू राइटअप, जो जो चीज क्लोज 6 और क्लोज 7 में अलाउ की गई थी, वहां पे आपने ये सारी चीज कर रहे हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इनके रिस्पेक्ट में अगर आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, इफ आपने इनके रिस्पेक्ट में फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, तो क्लोज 7 और 6 के अंदर गिल्टी नहीं होंगे, वो गिल्टी होंगे हम क्लोज 3 के अंदर। क्लोज 7 और 6 तो एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड बात करते हैं, उसमें आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, वो भी कौन सा, परमिसेबल वाला, बट उसके अंदर आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, तो क्लोज 3 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। ये आपका पार्ट 2 था, पार्ट 3 था। अब चलते हैं हम पार्ट 4 पे, बात कर रहे हैं अदर मिसकंडक्ट का। तो ये भी ऑल सी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट, अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट शैल बी द डीम टू बी गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट। ध्यान रखना है, यहां पे आपको अदर मिसकंडक्ट लिख के आना है। कब सर? अगर आपको कोर्ट ने कॉन्विक्ट कर दिया, चाहे क्रिमिनल कोर्ट हो चाहे सिविल कोर्ट हो, आपको कॉन्विक्ट कर दिया। किस लिए कॉन्विक्ट कराए सर? कि आपने कुछ काम कराए, कुछ गंदे कर्म करे, आपको कॉन्विक्ट कर दिया, क्योंकि और पनिशेबल दिया विद इंप्रिजनमेंट फॉर नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। आपको जेल तो हुई है, बट 6 महीने से ज्यादा की नहीं हुई, इट मीन 6 महीने से कम की हुई है। 6 महीने और 6 महीने से ज्यादा की नहीं हुई, 6 महीने से कम की हुई है, तो क्लोज 1 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 2, in the opinion of counsel bring disrepute to the profession or the institute as a result of action whether or not related to the profession। ध्यान रखना, कुछ ऐसा कर्म मत करो जिससे अपने प्रोफेशन के ऊपर एक धब्बा क्रिएट हो। इसको हमने क्या बोला था? प्रोफेशनल बिहेवियर। वहां पे भी हमने यही देखा था। तो काउंसिल ने ये बोला कि यार कुछ ऐसा कर्म मत करना जिससे यार प्रोफेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट लेके आओ, तुम ऐसा काम मत करना, चाहे वो आपका प्रोफेशनल वर्क हो चाहे वो आपका पर्सनल वर्क हो। अगर ऐसा करा तो आप क्लोज 2 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। अब ये है ना क्लोज, काफी अच्छा, काफी इंपॉर्टेंट है। जब इसके अंदर बात करते हैं, इसके अंदर काफी सारे वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स आते हैं। सर अगर मैंने कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिटेन कर दिया क्लाइंट के, क्योंकि वो मुझे फी नहीं दे रहा था, तो मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? आप नहीं कर सकते, रिटेन नहीं कर सकते, वो अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी के अंदर चला जाएगा। जब कोई दूसरा सीए एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी के रिलेटेड, तो आपको तो वैसे ही फी मिल जाएगी, बट आप डॉक्यूमेंट्स को रिटेन करके नहीं चलोगे। अगर करा तो क्लोज 2 के अंदर गिल्टी हो जाओगे, क्योंकि आप ब्रिंग डिस्ट्रीब्यूट टू द प्रोफेशन वाला काम करके चल रहे हो। नेक्स्ट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट या एडवाइजिंग अनएथिकल प्रैक्टिस। अब मैं आपको बोलूं कि यार आप कैसे कैसे फ्रॉड कर सकते हो, मैं आपको यहां पे पूरी स्कीम बता रहा हूं। एक कंपनी आप बना के कैसे कैसे फ्रॉड कर सकते हो, बिल्कुल डिटेल में आपको बता रहा हूं, और वो बिल्कुल पकड़ में भी नहीं आ सकता। ऐसे ऐसे आपको चीजें बता रहा हूं, अनएथिकल प्रैक्टिस बता रहा हूं कि यार आप टैक्स बचाना है ना, एक काम करो, फेक रिसीट क्रिएट कर दो। ऐसी चीजें करता हूं तो भी मैं गिल्टी हो जाऊंगा क्लोज 2 के अंदर, क्योंकि ये अनएथिकल प्रैक्टिस है। नेक्स्ट सर, ये है इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर एक सीएआईपी ने यूज करा है आर्टिकल को या ऑडिट असिस्टेंट को, किस लिए? अदर देन प्रोफेशनल वर्क, आप उससे बोल रहे हो चल मेरे घर की सब्जी लेके आ, तो यहां पे आप गिल्टी कहां पे होगे? क्लोज 2 के अंदर। ध्यान रखना, अदर देन प्रोफेशनल वर्क, बाकी आर्टिकल से रिलेटेड जो भी क्लोजेस होंगे वो हम एक पर्टिकुलर क्लोज के अंदर देखेंगे। जो भी आर्टिकल से रिलेटेड जो भी रेगुलेशन का आपने नॉन कंप्लायंस किया है वो किसी और क्लोज के अंदर जाएगा, बट आर्टिकल को आप यूज कर रहे हो अदर देन प्रोफेशनल वर्क, तो यहां पे क्लोज 2 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। सर कॉन्विक्ट करा है कॉम्पिटेंट कोर्ट ने फॉर एन लो एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 5, इट मींस डिसेबिलिटीज का पार्ट 5 जहां पे कॉन्विक्ट करता है कोर्ट, तो उस केस के अंदर भी आप गिल्टी हो जाओगे क्लोज 2 के अंदर। सर मैंने मिस एप्रोप्रिएट करा है मनी, जो मेरे काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट का, मैं रीजनल काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट का मेंबर था, मैंने वहां से पैसे कुछ अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिया, तो भी क्लोज 2 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। सर मैंने रिप्लाई नहीं किया विद इन रीजनेबल टाइम एंड विदाउट गुड कोज टू अ लेटर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। ध्यान रखना, लेटर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज का आपने रिप्लाई नहीं किया विद इन अ रीजनेबल टाइम, तो आप गिल्टी हो जाओगे क्लोज 2 के अंदर। सी अडोप्ट कोर्सिव मेथड, आपने लोन सैंक्शन कराया वो भी गलत तरीके से, तो आप यहां पे गिल्टी हो जाओगे। कॉन्करेंट ऑडिटर ने अपनी पोजीशन को यूज करा और उससे लोन ले लिया बैंक से, बट वहां पे आप वो रिपे नहीं कर पाए, तो यहां पे गिल्टी हो जाओगे। चेक डिसऑनर हो गया ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस, तो यहां पे भी आप गिल्टी होके जाओगे। तो ये सारी बात थी आपकी क्लोज 2 के रिस्पेक्ट में। हमने क्या देखा? पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 2 किस पे एप्लीकेबल है? इन सर्विस वाले मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट पे एप्लीकेबल है। पार्ट 3 ऑल सीए, बट वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की बात करता है। पार्ट 4 हमारा लास्ट पार्ट है, तो वो अदर मिसकंडक्ट की बात करेगा, ये भी ऑल सीए की बात करके चलेगा। पार्ट 2 दो क्लोज,
दो क्लोज कौन कौन से? अगर आप सर्विस में हो, अगर आपने पैसा दिया, जॉब के लिए पैसा दिया, गिल्टी। अगर आपने एक्सेप्ट करा कमीशन या ग्रेटिफिकेशन, किससे? चार्टर्ड अकाउंटेंट से, लॉयर से, ब्रोकर से, क्योंकि उसने आपको एंगेज करा रहे हो आप किसमें? अपनी कंपनी के अंदर, अपनी फर्म के अंदर या किसी पर्सन के अंदर, तो आप गिल्टी हो जाओगे क्लोज 2 के अंदर। ये आपका पार्ट 2 था। पार्ट 3 के अंदर 3 क्लोज, पार्ट 2 2 क्लोज, पार्ट 3 3 क्लोज। ध्यान रखना, पार्ट 2 2 क्लोज, पार्ट 3 3 क्लोज। 3 क्लोज किसकी बात करेगा? ऑल सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। अगर आप फेलो मेंबर नहीं हो, खुद को बता रहे हो फेलो, नोट बीइंग अ फेलो ऑफ इंस्टीट्यूट, एक्ट एज ए फेलो, नोट बीइंग फेलो, एक्ट एज ए बफेलो, नोट बीइंग फेलो, एक्ट एज ए बफेलो, ऐसे आपको याद करना है। क्लोज टू आपका क्या? अगर आपने सप्लाई नहीं करी, डज नॉट सप्लाई एनी इंफॉर्मेशन दैट आईसीआई आस्क फॉर, या आपने उसके रिगार्डिंग रिप्लाई नहीं किया आईसीआई रिलेटेड बॉडीज के रिस्पेक्ट में, तो आप क्लोज 2 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 3 वो लिंक है हमारे क्लोज 6 और क्लोज 7 में, जहां पे भी क्लोज 6 और क्लोज 7 में आप रिस्पॉन्ड कर सकते थे, एडवर्टाइजमेंट कर सकते थे, वहां पे आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, तो यहां पे आप क्लोज 3 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। फिर आया हमारा पार्ट 4 जो अदर मिसकंडक्ट की बात करता है। अगर आपको जेल हुई, कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, जेल कितनी? 6 मंथ से कम की, 6 मंथ से कम की, तो आप क्लोज 1 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। सर बट 6 मंथ से ज्यादा की कहां जाओगे? वो आप जाओगे अदर मिसकंडक्ट, बट वो शेड्यूल 2 के अंदर जाओगे, क्योंकि वहां पे हार्श पनिशमेंट आपको मिलेगी। सेकंड, क्लोज टू हमारा क्या कहता है? अगर काउंसिल के व्यू में अगर आप डिस्प्यूट लेके आए हो प्रोफेशन के ऊपर, चाहे वो आपका प्रोफेशनल वर्क हो, चाहे आपका पर्सनल वर्क हो, तो भी आप क्लोज टू के अंदर गिल्टी हो जाओगे। अब ये जो चार्ट है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो, आईसीआई रिलेटेड बॉडीज आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांग रही है, तो हमारे कोई दूसरे क्लोज लगेंगे, बट आईसीआई के अलावा कोई दूसरी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है, कोई दूसरी रिलेटेड बॉडीज मांगी जा रही है, तो उस केस के अंदर आपको दूसरे क्लोज लगेंगे। जैसे आईसीआई रिलेटेड बॉडीज ने आपसे इंफॉर्मेशन मांगी, जैसे बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन ने मांगा, डिसिप्लिनरी कमेटी ने मांगा, या फिर आपके अपीलेट अथॉरिटी ने मांगा, या फिर क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ने मांगा, आईसीआई रिलेटेड बॉडीज ने जिसने भी मांगा, उस केस के अंदर अगर आपने प्रोवाइड ही नहीं करी, तो अभी हम देख के आए सर क्लोज 2 पार्ट 3 शेड्यूल 1 के अंदर गिल्टी हो जाएंगे। यस सर, बट अगर आपने प्रोवाइड तो की बट फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, तो वो हमारा क्लोज 2 पार्ट 3 शेड्यूल 1 के अंदर नहीं आएगा, वो जाएगा हमारा क्लोज 3 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल के अंदर, जो हम देख के चलेंगे। देखो, अगर प्रोवाइड ही नहीं करी इंफॉर्मेशन, तो आपका किसी और क्लोज के अंदर जा रहा है। अगर आपने प्रोवाइड करी और फॉल्स से प्रोवाइड करी, तो क्लोज 3 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल के अंदर गिल्टी हो जाओगे। फिर आया अदर रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन बॉडीज ने आपसे इंफॉर्मेशन मांगी। सर अदर रेगुलेटरी बॉडीज कौन सी हो सकती है? जैसे ये लेटर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, ये हो गया, या फिर सेबी ने आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांग ली, आरबीआई ने कोई इंफॉर्मेशन मांग ली और आपने उसको प्रोवाइड ही नहीं की, या फिर आपने प्रोवाइड की बट आपने फॉल्स प्रोवाइड करी। दोनों केस सारे इसके अंदर, प्रोवाइड ही नहीं करी या आपने प्रोवाइड करी, फॉल्स प्रोवाइड करी, तो ये गिल्टी हो जाएगा क्लोज 2 पार्ट 4 शेड्यूल 1 के अंदर। ध्यान रखना, क्लोज 2 पार्ट 4 शेड्यूल 1 के अंदर। फिर आता है हमारा सेकंड शेड्यूल। इसमें जब हमने क्लोज टू पार्ट 4 शेड्यूल 1 की बात की है ना, तो इसके अंदर यही जो अभी हमें रीड करके आए ना, अगर ब्रीविंग डिस्प्यूट टू द प्रोफेशन, तो उसी से रिलेटेड बात कर रहा है, इसी क्लोज के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे। अब आते हैं हम सेकंड शेड्यूल पे। सेकंड शेड्यूल में भी हमारे कितने पार्ट है सर? हमारे पार्ट है टोटल 3। गिव मी अ मिनट। टोटल हमारे 3 पार्ट्स हैं। जब हम 3 पार्ट्स की बात करते हैं, पार्ट 1 हमारे सीआईपी से रिलेटेड है, पार्ट 2 ऑल सीए बट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, और पार्ट 3 हमारा अदर मिसकंडक्ट का रहेगा ही रहेगा, क्योंकि लास्ट पार्ट हमेशा अदर मिसकंडक्ट का होगा। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। हम आपको मान के चलेंगे डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। कब मानेंगे सर? अगर आपने क्लोज 1 के अंदर देखो कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करी, कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करी जो आपने अपने प्रोफेशनल एंगेजमेंट में ऑब्टेन की थी, क्योंकि यहां पे सर्विस की बात नहीं हो रही, तो यहां पे आप क्या हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में हो, तो आप कोई सर्विस प्रोवाइड करी क्लाइंट को, वहां से आपने कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करी और आपने वो डिस्क्लोज कर दी विदाउट द कंसेंट ऑफ क्लाइंट। ध्यान रखना, किसी और पर्सन को डिस्क्लोज करी, क्लाइंट के अलावा किसी और पर्सन को डिस्क्लोज करी विदाउट द कंसेंट ऑफ क्लाइंट, तो आप हो जाओगे गिल्टी। और अदरवाइज रिक्वायर्ड बाय द लॉ एंड रेगुलेशन, तो उस केस के अंदर आप कर सकते हो। वो हमने देखा था कॉन्फिडेंशियलिटी, जब हम फंडामेंटल प्रिंसिपल देख रहे थे ना, उसके अंदर हमने कॉन्फिडेंशियलिटी के पॉइंट देखे थे, वहां पे हमने देखा था कहां कहां पे आप डिस्क्लोज कर सकते हो। यस सर। फिर इसके अलावा आप किसी और जगह डिस्क्लोज करके चलते हो विदाउट द कंसेंट ऑफ क्लाइंट, किसी थर्ड पर्सन को, तो आप गिल्टी हो जाओगे क्लोज 1 पार्ट 1 शेड्यूल 2 के अंदर। सर एक बात बताओ, वहां पे बोला गया था कि यार अगर किसी लॉ एंड रेगुलेशन ने इंफॉर्मेशन मांगी है तो हम डिस्क्लोज कर सकते हैं, तो सेम यहां पे बोला गया क्लाइंट कंसेंट कैन बी अज्यूम्ड इफ डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड एज पार्ट ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी। अगर आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी की बात आ जाती है तो हम मान के चलेंगे क्लाइंट की कंसेंट है, आप डिस्क्लोज करके चल सकते हो। ये हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी वाले पॉइंट के अंदर भी था कि प्रोफेशनल ड्यूटी में आप डिस्क्लोज करके चलते हो, जैसे हमारा पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू हो गया, या कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, रेगुलेटरी अथॉरिटी आपसे इंफॉर्मेशन मांग रही है, या फिर कोई टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग आपको कंप्लाई करना है, या खुद की इंटीग्रिटी को, खुद के प्रोटेक्ट करना है, अपने इंटरेस्ट को, तो आपको डिस्क्लोज कर सकते हो। तो उस केस के अंदर यहां पे भी बोला गया कि आप डिस्क्लोज करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्लाइंट की कंसेंट एज्यूम मान के चलेंगे।
सेकंड, सर किसकी कंसेंट वैलिड होगी, किसकी कंसेंट वैलिड मानी जाएगी, क्योंकि यार कंपनी के केस में तो कितने सारे मेंबर होते हैं, तो वहां पे बोला गया अगर कंपनी ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एमडी को बोला हुआ है कि एमडी आपके पास अथॉरिटी, आप इसको मना कर सकते हो, आप इसको कंसेंट दे सकते हो, तो हम एमडी से बात करेंगे। बट अगर ऐसी कोई कंसेंट के लिए किसी एमडी से बात ही नहीं की गई, तो उस केस के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजोल्यूशन पास करके चलेगा। प्रोप्राइटर के केस में जो प्रोप्राइटर उससे ले सकते हो, पार्टनरशिप के केस में किसी भी पार्टनर से ले सकते हो एक्सेप्ट स्लीपिंग पार्टनर, क्योंकि यहां पे आपको स्लीपिंग पार्टनर से लोगे तो कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि स्लीपिंग पार्टनर का कोई मतलब वैसे भी नहीं है। तो इसके अलावा सर अगर कोई लीगल कंपल्सन हुआ, क्योंकि हमने वहां देखा था कॉन्फिडेंशियलिटी वाले पॉइंट के अंदर डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, तो उस केस के अंदर आप डिस्क्लोज कर सकते थे, यहां पे भी वही बोला, नो मिसकंडक्ट इन केस ऑफ लीगल कंपल्सन एज रिक्वायर्ड बाय द एविडेंस एक्ट। अब आता है अच्छा पॉइंट, देखो मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस था नया नया, बट मुझे फ्रॉड के बारे में पता लगा। अब उसके अगेंस्ट में कोर्ट के अंदर केसेस चल रहे थे, काफी टाइम से केसेस चल रहे थे, आपको पता लगा यार मेरे पास इतना बड़ा एविडेंस है, क्यों ना मैं कोर्ट को जाके दे देता हूं, कोर्ट आपको वाह करेगा और साथ में आपको अवार्ड भी मिल सकता है। आप गए कोर्ट के अंदर, कोर्ट के अंदर जाते आपने इंफॉर्मेशन जैसे ही सबमिट करी, आपको गिल्टी कर दिया क्लोज 1 के अंदर। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने आगे से आपसे इंफॉर्मेशन मांगी? नहीं सर, आगे से नहीं मांगी, मैं तो खुद की भलाई के लिए, मैं तो खुद की वाह सुनने के लिए मैं आगे इंफॉर्मेशन देने गया था, तो आप हो जाओगे गिल्टी। अ मेंबर इज नॉट परमिटेड टू सबमिट क्लाइंट इंफॉर्मेशन बिफोर द कोर्ट एज ए एविडेंस ऑन हिज बिहेस्ट अनलेस कोर्ट गिव स्पेसिफिक डायरेक्शन। अगर कोर्ट आपसे स्पेसिफिकली मांग रही है इंफॉर्मेशन तो आप प्रोवाइड करोगे, खुद की मर्जी से ज्यादा अक्लमंद दिखाओगे तो यहां पे आप गिल्टी हो जाओगे। अब इसी से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल पॉइंट था, अभी अभी आईसीआई की क्लैरिफिकेशन आई थी कुछ टाइम पहले कि देखो क्या हो रहा था, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है ना, स्टेट ऑडिटर से अप्रोच कर रही थी कि यार आपको क्लाइंट के बारे में कुछ ज्यादा पता है, आप हमें कुछ डिटेल शेयर करो सो दैट हम इसके अच्छे से रेटिंग दे सके। तो स्टेट ऑडिटर ने आईसीआई से पूछा कि सर हम इसको दे सकते हैं नहीं दे सकते। आईसीआई से पूछा गया कि हम क्रेडिट रेटिंग वालों को हम इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते नहीं कर सकते, तो साफ साफ आईसीआई ने मना कर दिया कि आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को क्लाइंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन। अगर आपने करा तो भी क्लोज 1 के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे। फिर आता है हमारा क्लोज 2, अगर आपने सर्टिफाई कर दिया, सबमिट कर दिया खुद के नेम पे, फर्म के नेम पे, अ रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनलेस सच एग्जामिनेशन और सच स्टेटमेंट और रिलेटेड रिकॉर्ड हैज बीन मेड बाय हिम हिज पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ हिज फर्म और बाय अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस। देखो क्लोज 2 के अंदर गिल्टी हो जाओगे अगर आपने कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, कोई भी रिपोर्ट को आपने सर्टिफाई करा खुद के नेम पे या फर्म के नेम पे। अगर आपने खुद ने एग्जामिनेशन किया है या आपके पार्टनर ने एग्जामिनेशन किया है या आपके एम्प्लॉय ने एग्जामिनेशन किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर कोई दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एग्जामिनेशन किया है इन केस ऑफ जॉइंट ऑडिट तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके अलावा किसी और ने एग्जामिनेशन किया था या एग्जामिनेशन हुआ ही नहीं था फिर भी आपने सर्टिफाई कर दिया तो क्लोज 2 के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 3, अगर आपने परमिट करा, खुद का नाम परमिट करा, फर्म का नाम परमिट करा, किससे रिलेटेड? इन कनेक्शन विद एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग कॉन्टिजेंट अपॉन फ्यूचर ट्रांजैक्शन, कि भैया कोई फ्यूचर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपने खुद के नेम को परमिट करा, फर्म के नेम को परमिट करा और आप एक्यूरेसी को क्या कर रहे हो, वाउच करके चल रहे हो, तो आप गिल्टी हो जाओगे। देखो आप फोरकास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे रिलेटेड हमारा SAE 3400 है, आप बना सकते हो। बट जब आप बना रहे हो तो एक चीज ध्यान रखना, एक तो यार आप वाउच करके नहीं चलोगे एक्यूरेसी के रिस्पेक्ट में कि यार मैं वाउच करता हूं जो फोरकास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं वो एक्यूरेट है, आप ऐसा वाउच करके नहीं चलोगे, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड थिंग, आप बना रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो 3 चीजें आप उसके अंदर डाल के चलोगे। आपने बेसिस ऑफ अजम्पशंस क्या है आप वो बता के चलोगे, मेजर अजम्पशंस क्या है, बेसिस ऑफ फोरकास्ट क्या है आप वो बता के चलोगे, और जो इंफॉर्मेशन का सोर्स है वो भी आप बता के चलोगे। तो ये तीनों चीज आपके रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोज होनी चाहिए, साथ साथ आप वाउच नहीं करोगे एक्यूरेसी के रिस्पेक्ट में, तो आप अपने आप को एंगेज कर सकते हो ऐसे एंगेजमेंट के अंदर रिगार्डिंग द फोरकास्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके रिस्पेक्ट में खुद को एंगेज कर सकते हो। ध्यान रखना, अगर आपने परमिट करा खुद का नेम या फर्म का नेम इन कनेक्शन विद द एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग कॉन्टिजेंट अपॉन फ्यूचर ट्रांजैक्शन, उससे आपने अपनी फर्म का नेम को एंगेज करा और उसमें आपने वाउच भी कर दी एक्यूरेसी के रिस्पेक्ट में, तो उस केस के अंदर क्लोज 3 के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे। इसके अंदर आपको SAE 3400 का भी रेफरेंस लिख के आना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देख लो, ACA इशूड 97 प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट वेरीफाइंग द बेसिक डॉक्यूमेंट, विदाउट वेरीफाइंग द बेसिक डॉक्यूमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ बैंक एक्सटेंडेड लोन अमाउंट, तो यहां पे आप गिल्टी हो जाओगे। कहां पे गिल्टी होगे? सर मैंने एक तो काम सही से परफॉर्म नहीं किया, तो आप क्लोज 7 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। सारी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करी? नहीं सर मैंने सारी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं करी, क्लोज 8 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। सर क्लोज 3 के अंदर भी गिल्टी हो जाओगे क्योंकि यहां पे प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई है। फिर आएगा हमारा क्लोज 4 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन होते हैं क्लोज 4 के रेस्पेक्ट में। देखो अगर आपने
एक्सप्रेस करा ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो किसी भी बिजनेस के रिस्पेक्ट में या किसी भी एंटरप्राइज के रिस्पेक्ट में। देखो बिजनेस और एंटरप्राइज की बात की गई है, चाहे आपका प्रॉफिट बिजनेस हो, चाहे नॉन प्रॉफिट हो, चाहे आपका कंपनी हो, चाहे नॉन कंपनी हो, उसके रिस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो अपना ओपिनियन इन विच ही हिज फर्म पार्टनर आपका क्या है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है, तो वहां पे आप गिल्टी हो जाओगे क्लोज 4 के अंदर। अब कुछ चीज आपको इसमें समझनी पड़ेगी क्या, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, इट डज नॉट मीन ओनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहां पे आपका रिपोर्ट भी इंक्लूड होता है, यहां पे आपके सर्टिफिकेट्स भी इंक्लूड होते हैं। अगर आपने कोई ऐसी रिपोर्ट बनाई, कोई ऐसा सर्टिफिकेट पे साइन किया जहां पे आपका आपके पार्टनर के आपकी फर्म का क्या था सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, तो आप क्लोज 4 के अंदर गिल्टी हो जाओगे, ध्यान रखना। साथ में आपको एक और चीज कंसीडर करके चलनी पड़ेगी, सेक्शन 141 ऑफ कंपनीज एक्ट, इसको भी कंसीडर करके चलोगे, क्योंकि इसके अंदर हमें डिस्क्वालिफिकेशन बताई गई थी कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे कि अगर आपका रिलेटिव होल्ड करता है कि आप पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, तो हम सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मान के चलते थे, तो वो सारी चीज भी आप कंसीडर करके चलोगे। ध्यान रखना, अगर आपने एक्सप्रेस करा ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी बिजनेस का, किसी भी एंटरप्राइज का, जहां पे आपका आपकी फर्म का या आपके पार्टनर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है विच इज 20% और मोर, या फिर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की कोई और भी मीनिंग हो सकती है, जैसे आपका वोटिंग पावर ज्यादा है, तो उस केस के अंदर भी हम कंसीडर कर सकते हैं। इट अप्लाई टू ऑल टाइप ऑफ अटेस्ट फंक्शन, सारे टाइप ऑफ अटेस्ट फंक्शन पे ये वर्क करके चलेगा। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तब चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उस केस के अंदर आपका कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इवन इन केस ऑफ एनी इंटरेस्ट इन दैट एंटरप्राइज कोई दिक्कत नहीं होगी। इंपॉर्टेंट, इन केस ऑफ स्टेट ऑडिट और टैक्स ऑडिट आपको डिस्क्वालिफिकेशन भी चेक करके चलनी पड़ेगी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फिर सर अगर मेरा एक कोई डायरेक्टर था, एक कंपनी है जिसका डायरेक्टर था भाई एबीसी, अब वो एबीसी कंपनी थी, सॉरी एबीसी कंपनी जिसका डायरेक्टर था ए, अब वहां से तो वो छोड़ दिए, वो एबीसी कंपनी से तो उसने रिजाइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, उसका टेन्योर खत्म हो गया। अब वो ए खुद की प्रैक्टिस चालू कर रहा है या किसी फर्म के साथ एंगेज हो गया, और फिर वही फर्म वही खुद की प्रैक्टिस वही एबीसी कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो, तो उसके रिस्पेक्ट में आपका कूलिंग पीरियड लगा दिया। सीए not accept any audit of company for a period of 2 years from the date of completion of his tenure or resignation of director। उसी कंपनी का ध्यान रखना, उसी कंपनी का आप ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते जिसका आप पहले डायरेक्टर थे, वो आपका 2 साल कंप्लीट नहीं हुए तो आप एक्सेप्ट करके नहीं चलोगे, क्योंकि आपका कूलिंग पीरियड है 2 ईयर का, 2 ईयर के बाद आप एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ सर अगर मैं ऑडिटरशिप ले रहा हूं किसी कॉलेज की जहां पे मैं पार्ट टाइम लेक्चरर हूं, एक्सेप्ट नहीं कर सकते आप। सर मैं ऑडिटरशिप ले रहा हूं किसी ट्रस्ट की जहां पे मेरा पार्टनर क्या है, एक एम्प्लॉय है या ट्रस्टी है उस ट्रस्ट का, तो उस केस के अंदर भी आपको एलिजिबल नहीं है, आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज क्लोज 4 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। सीएआईपी कैन नॉट परमिट टू सर्टिफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंसर्न इन विच ही इज एम्प्लॉइंग और अंडर द सेम मैनेजमेंट। जिस कंपनी का आप एम्प्लॉयमेंट में हो या उसकी मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व हो, उसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करोगे तो वहां पे तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आ ही जाएगा, तो वो भी आप कंसीडर करके चलोगे। अब एक दो पॉइंट इसके अच्छे हैं, मैं आपको बोलूं सर एक एबीसी कंपनी है जिसकी एक एसोसिएट है सी, जिसकी एक एसोसिएट है डी, तो डी एसोसिएट के तो आप ऑलरेडी क्या हो, मैं इंटरनल ऑडिटर हूं। अब आप चाहते हो कि आप सी के स्टैट ऑडिटर बन जाओ। देखो इंटरनल ऑडिटर और स्टैट ऑडिटर दोनों साइमल्टेनियसली नहीं बन सकते, आपकी सब्सिडरी और होल्डिंग के केस में भी, बट आप क्या हो, एक एसोसिएट के ऑलरेडी इंटरनल ऑडिटर हो, अब बनना चाहते हो दूसरी एसोसिएट के स्टैट ऑडिटर, दोनों आपस में किसकी एसोसिएट है, एबीसी एंड कंपनी की, बन सकते हैं क्या, यस आप बन सकते हो, क्योंकि इन दोनों के बीच में सब्सिडरी होल्डिंग रिलेशनशिप नहीं है, तो आप बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीआईपी वांट टू बी द स्टेट ऑडिटर ऑफ एसोसिएट ऑफ कंपनी व्हेन ही इज इंटरनल ऑडिटर ऑफ फेलो एसोसिएट, तो इस केस के अंदर आपको अलाउ किया गया, कोई दिक्कत नहीं है। सर कैन अ मेंबर एक्सेप्ट ऑडिट ऑफ कंपनी इन विच ही इज अ डायरेक्टर, नहीं आप नहीं कर सकते, ये भी आपको ध्यान रख के चलना है, आप ऐसे एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करोगे जहां पे आप ऑलरेडी डायरेक्टर हो। देखो अब इसी के रिस्पेक्ट में ना क्लोज 4 है और एक हमारा क्लोज 11 है। क्लोज 11 कौन सा, पार्ट 1 शेड्यूल 1 के अंदर, एक बार इसके रिगार्डिंग डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप ऑलरेडी डायरेक्टर हो और आप ऑडिटर बन रहे हो तो कहीं ना कहीं डिस्क्वालिफिकेशन आ रही है, यस सर, तो यहां पे आपका क्लोज 4 आएगा, ध्यान रखना यहां पे आपका क्लोज 4 आएगा। सर अगर मैं ऑडिटर हूं किसी एक कंपनी की एबीसी की, अब आप क्या बनना चाह रहे हो, एबीसी के डायरेक्टर बनना चाह रहे हो, तो यहां पे आपका क्लोज 11 आएगा।
पार्ट 1 शेड्यूल 1, क्योंकि आपका डायरेक्टर से रिलेटेड वहां बात की गई थी कि आप डायरेक्टर बन सकते हो, बट वहां पे आपका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, आपके फर्म का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए एज ए ऑडिटर ऑफ सच कंपनी। तो यहां पे आपका इंटरेस्ट एज ए ऑडिटर ऑफ सच कंपनी, तो क्लोज 11 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। बट आप ऑलरेडी डायरेक्टर हो और आप ऑडिटर बनना चाहते हो तो डिस्क्वालिफिकेशन आ जाएगी सेक्शन 141 की, तो यहां पे आपका क्लोज 4 की बात हो जाएगी। दोनों में डिफरेंट क्लोज आ रहे हैं, और यही क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली किसी एग्जाम में, या तो लास्ट May 25 के अंदर ही पूछा गया था या नवंबर 24 के अंदर पूछा गया था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। अब इसी के रिगार्डिंग सर, मेंबर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लिख नहीं सकता जिसका क्लाइंट का आप ऑडिट करें, उसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन करके नहीं चल सकते। स्टैट ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर आप एक कंपनी के साइमल्टेनियसली नहीं बन सकते। इंटरनल ऑडिटर, टैक्स ऑडिटर और जीएसटी ऑडिटर साइमल्टेनियसली नहीं बन सकते। सर, मेंबर इज नॉट अलाउड टू अंडरटेक असाइनमेंट ऑफ सर्टिफिकेशन वेयर क्लाइंट इज अ रिलेटिव। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिपोर्ट आएगा, हमारे सर्टिफिकेट्स आएंगे, वो सारी चीज उसके अंदर कवर होता है। एक और पॉइंट सर, अगर मैं एज ए स्टैट ऑडिटर हूं किसी एक कंपनी का और अब मैं उसी का सिस्टम ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता हूं क्या? यस, आप सिस्टम ऑडिट भी एक्सेप्ट कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर कोई भी फाइनेंशियल डेटा इन्वॉल्व नहीं होता, तो आप उसकी सिस्टम ऑडिट भी एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा पूरा क्लोज 4 था, काफी अच्छा है, काफी डिटेल्ड है। फिर आता है हमारा क्लोज 5। जब हम क्लोज 5 की बात करते हैं तो अगर इसमें क्लोज 5 और क्लोज 6 दोनों थोड़ा सा इंटरलिंकेज है, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। जब क्लोज 5 की बात करते हैं, फेल टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट नोन टू हिम, ऑडिटर को ऑलरेडी पता था कोई मटेरियल फैक्ट, बट वो डिस्क्लोज नहीं करा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, बट डिस्क्लोजर इज नेसेसरी। जहां पे डिस्क्लोजर नेसेसरी था, ऑडिटर को पता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज होना चाहिए, फिर भी ऑडिटर ने उसके रिगार्डिंग कुछ भी रिपोर्टिंग नहीं करी, तो क्लोज 5 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। अब क्लोज 6 देखो, फेल टू रिपोर्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट नोन टू हिम। सीए को पता था कि यार इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, फिर भी उसने रिपोर्ट करके नहीं चला, तो वही आप गलती हो जाओगे क्लोज 6 के अंदर। दोनों का डिफरेंस समझ रहे हो? देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी, वो नहीं है, तो आप क्लोज 5 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। तो अगर दूसरा, अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन तो सारी है, बट वो मिसरिप्रेजेंटेड है, यहां पे आपका मटेरियल मिसस्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, फिर भी आप रिपोर्ट करके नहीं चल रहे, तो क्लोज 6 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। ये एग्जांपल देख लो, CIP एग्जामिनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोइंग फेल टू डिस्क्लोज रिपोर्ट। क्या? मटेरियल फैक्ट ओमिटेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको पता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल फैक्ट आना चाहिए था, वो ओमिटेड है। जैसे लोन टेकन बाय द कंपनी फ्रॉम EPF बट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बुक्स, आपकी बुक्स के अंदर अभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करा, इट मींस नॉट डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो क्लोज 5 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। बट क्लोज 6 क्या बोलता है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट अपीयरिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे हम मैं बात करूं डेप्रिसिएशन की बात, तो यहां पे रॉन्ग डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करा फिक्स एसेट पे, तो यहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो क्लोज 6 के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे। दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब इनके एग्जांपल्स को है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको रीड करके चलना। ऑडिटर आइडेंटिफाइज सम इरेगुलरिटी इन द ऑपरेशन ऑफ ट्रस्ट एंड कमेंटेड इन कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, बट आपने अपनी मेन ऑडिट रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट नहीं किया, तो आप गिल्टी हो जाओगे। सीए फेल टू रिपोर्ट ऑन द नॉन क्रिएशन ऑफ सिंकिंग फंड, तो यहां पे आप गिल्टी हो जाओगे। और ऑडिटर ऑफ EPF, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लोज 6, सीए अपीयर बिफोर वेरियस टैक्स अथॉरिटीज, ये इंपॉर्टेंट है। सीए अपीयर बिफोर वेरियस टैक्स अथॉरिटीज, और उसने अपने क्लाइंट की बिहाफ पे इंफॉर्मेशन सबमिट करी, बट उसमें आपको बाद में पता लगा वो जो इंफॉर्मेशन सबमिट करी वो फॉल्स इंफॉर्मेशन थी, वो गलत इंफॉर्मेशन थी, तो भी आपकी सीए, आपकी कोई भी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट के बिहाफ पे इंफॉर्मेशन सबमिट की है, आपकी कोई भी रिस्पांसिबिलिटी नहीं होगी। सी अपीयर बिफोर टैक्स अथॉरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट एंड सबमिटेड इंफॉर्मेशन फाउंड फॉल्स एंड मिसलीडिंग, नॉट गिल्टी as CA acting as a instruction of client based on the data provided by the client। बट अगर क्लाइंट को, सीए को ऑलरेडी पता था ये फॉल्स इंफॉर्मेशन है, फिर भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप गिल्टी हो जाओगे। ये पूरा हमारा क्लोज 6, क्लोज 5 और क्लोज 6 था। अब आते क्लोज 7, डज नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस और ग्रोसली नेग्लिजेंट इन द कंडक्ट ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटीज, तो आप क्लोज 7 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। ये एक वाइटल क्लोज है, इट मींस ऐसा है जहां पे भी आपने कुछ गलत किया तो आप क्लोज 7 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। डज नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस, आपने सही से वर्क परफॉर्म नहीं किया, या आप ग्रोसली नेग्लिजेंट इन कंडक्ट ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटीज, आपको कुछ वर्क करना चाहिए था बट आपने सही से वर्क परफॉर्म नहीं किया, तो क्लोज 7 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। किसी भी केस स्टडीज के अंदर आपको लगता है सीए ने सही से वर्क परफॉर्म नहीं किया, क्लोज 7 तो लग ही जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं इट इज अ वाइटल क्लोज। ये कभी भी अट्रैक्ट हो सकता है, इसका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। इसके अंदर इतने सारे एग्जांपल से इसको रीड करके चलना। जैसे आपने टाइम पे ऑडिट कंप्लीट नहीं करा तो आप वहां पे गिल्टी हो जाओगे क्लोज 7 के अंदर। जैसे आपने एक्सरसाइज नहीं करा रीजनेबल स्किल एंड केयर, तो आप गिल्टी हो जाओगे। जैसे आप क्लीन रिपोर्ट इशू कर रहे हो बैलेंस शीट के ऊपर, बाकी उसके रिगार्डिंग कोई दूसरी रिपोर्ट है उसके अंदर इरेगुलरिटीज के बारे में बताया गया है, तो कहीं ना कहीं आपने सही से वर्क परफॉर्म नहीं किया, तो यहाँ पे क्लोज 7 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। अब आता है क्लोज 8। क्लोज 8 मींस
fail to obtain sufficient information which is necessary for expression of opinion or exception are sufficiently material to negate the expression of opinion, तो इस केस के अंदर आप क्लोज 8 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। फेल टू ऑब्टेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, इट मींस आपको कोई इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए थी टू एग्जामिन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और टू सर्टिफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनी अदर डॉक्यूमेंट, बट आपने इंफॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं करी, तो इस केस के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे क्लोज 8 के अंदर। फेल टू ऑब्टेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन व्हिच इज नेसेसरी टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन और एक्सेप्शन आर सफिशिएंटली मटेरियल टू नेगेट द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, तो उस केस के अंदर क्लोज 8 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। इसके अंदर मैंने आपको क्रक्स भी दिया हुआ है, अगर आपको क्वेश्चन इंडिकेट करता है कि यार फेलियर टू ऑब्टेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इसके रिस्पेक्ट में बोलता है, तो यहां पे देखो आपका क्लोज टू भी ऐसे ही बोलता था कि अगर आपने सही से एग्जामिन नहीं करा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, क्लोज टू के अंदर गिल्टी हो जाओगे। तो यहां पे आपका क्लोज टू भी आएगा, क्लोज 7 भी आएगा, क्योंकि आपने ग्रोसली नेग्लिजेंट इन परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज हो गए सेकंड में, तो इसके साथ साथ आपका क्लोज 8 भी आएगा। सेम ऐसे ही अगर साइन करे आपने विदाउट एग्जामिनेशन, तो भी यहां पे आपका क्लोज टू, क्लोज 7, क्लोज 8 तो आएगा ही आएगा। ये काफी सारे क्वेश्चंस में ऐसा ही पैटर्न फॉलो हुआ है, तो आप इसको कंसिडर करके चलोगे। और इंपॉर्टेंट क्या है, इफ ऑडिटर इंडिकेट क्वालिफाइड ओपिनियन वेयर डिस्क्लेमर वाज रिक्वायर्ड, जहां पे डिस्क्लेमर ओपिनियन रिक्वायर्ड था वहां पे आपने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया, इट मींस आपने सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की होती तो आप सही ओपिनियन देते, तो कहीं ना कहीं आपने कोई रॉन्ग ओपिनियन दिया है, नेगेट द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, तो यहां पे आप गिल्टी हो जाओगे क्लोज 8 के अंदर। नेक्स्ट, रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, आप इंटरनल ऑडिटर के वर्क के ऊपर रिलाई कर रहे हो, एंड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड सपोर्टिंग वाउचर हैज बीन एग्जामिन्ड बाय द इंटरनल ऑडिटर, पूरा की पूरा आप इंटरनल ऑडिटर के ऊपर रिलाई कर रहे हो, तो आप यहां पे गिल्टी हो जाओगे क्लोज 8 के अंदर, क्योंकि आपको खुद भी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए थी, खुद भी वेरीफाई करके आना चाहिए था। फिर इसके रिगार्डिंग काफी सारे एग्जांपल्स है जो आप इसको रीड करके चलना, कहां पे हम गिल्टी हो सकते हैं क्लोज 7, क्लोज 8 के रिस्पेक्ट में, एक बार इसको रीड करके जरूर चलना। क्लोज 9, और एक और चीज ध्यान रखना, ये हमारी जजमेंट्स के बेस पे, आपको लग सकता है सर यहां पे हमारा क्लोज 2 भी आना चाहिए, क्लोज 5 भी आना चाहिए, तो ऐसा हो सकता है रियल लाइफ में, अब हो सकता है, बट वहां जजमेंट था तो वहां पे हमारे सिनेरियो कुछ और थे, तो इन्होंने गिल्टी किसी और क्लोजेस के अंदर भी कर सकते हैं, तो आप उसको रीड करके चलना, थोड़ा सा लर्निंग की साइड जाना इस वाले एग्जांपल्स के अंदर। फिर आता है हमारा क्लोज 9, फेल टू इनवाइट अटेंशन टू द मटेरियल डिपार्चर, fail to invite attention to the material departure from the generally accepted procedure of audit applicable to the circumstances। देखो ये हम बेसिक ऑफ एसेस के अंदर भी पढ़ के चलते हैं कि आप अगर ऐसे के प्रोसीजर से डिपार्ट करके चलते हो तो आप अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, साथ साथ अपनी रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोज करके चलोगे। सेम ऐसा यहां पे बोला, अगर आपने अपनी रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोज नहीं किया कि आपने मटेरियल डिपार्चर किया है फ्रॉम जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट, तो उस केस के अंदर आप क्लोज 9 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। अब क्लोज 9 के अंदर कुछ और भी बात आती है, वो भी हम डिस्कस करके चलेंगे। ड्यू टू सम रीजन द ऑडिटर नॉट एबल टू परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे कोई ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करो और रिपोर्ट करके चलो, साथ साथ हिज रिपोर्ट शुड ड्रॉ अटेंशन टू द मटेरियल डिपार्चर, आप डिपार्चर के रिगार्डिंग अपनी रिपोर्ट के अंदर प्रॉपर अटेंशन ड्रॉ करके चलोगे, अगर नहीं किया तो क्लोज 9 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। इसी के रिगार्डिंग एक दो पॉइंट और है, ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटी के केस के अंदर आपको ध्यान रखना है, पीयर रिव्यू बोर्ड आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा, ऐसी ही फर्म लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट कर सकता है। इट मींस जो आपकी सीआईपी की फर्म है वो पीयर रिव्यू का सर्टिफिकेट ऑब्टेन होना चाहिए, तो ही आप लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट कर सकते हो, ये पूरे सबके ऊपर एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, FRN एंड मेंबरशिप नंबर नीड टू बी मेंशन इन ऑल रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट, ये आपको ध्यान रखना है, सारे FRN नंबर या आपको जो यूडिन जनरेट होता है वो भी आपको मेंशन करके चलना है सारी रिपोर्ट्स पे, सारे आपके सर्टिफिकेट्स के ऊपर, ये चाहे आपका ऑल कॉर्पोरेट हो चाहे नॉन कॉर्पोरेट हो, चाहे कैसे भी सर्टिफिकेट इशू करते हो, यूडिन आपको जनरेट करना है, साथ में अपना मेंबरशिप नंबर भी इशू करके चलना है। इसी के रिगार्डिंग एग्जांपल्स हैं, CA did not conduct sampling checking of bank account and did not vouching depend upon the work of article assistant, आपने खुद कुछ वर्क परफॉर्म नहीं किया, पूरा आर्टिकल असिस्टेंट के ऊपर वर्क परफॉर्म किया है, तो वहां पे आपको क्लोज 7 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। ग्रोसली नेग्लिजेंट और ड्यू डिलिजेंस आपने कंडक्ट नहीं किया। नेक्स्ट, क्लोज 8 के अंदर आपने सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं करी, क्लोज 9 के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे क्योंकि आपने यहाँ पे प्रॉपर्ली मटेरियल डिपार्चर कराया, तो और वहां पे आपने अटेंशन भी ड्रॉ नहीं किया, क्लोज 9 के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 10, फेल टू कीप मनी ऑफ इट्स क्लाइंट, आपने अपनी क्लाइंट की मनी ली थी अदर देन, ध्यान रखना, अदर देन फी और रेम्युनरेशन। इट मींस अगर आपको कोई फी और रेम्युनरेशन एडवांस में मिलती है तो आपका आप क्लोज 10 के अंदर गिल्टी नहीं होगे, बट अगर आपको कोई और पैसा मिला क्लाइंट से तो और आपको वो सेपरेट बैंक अकाउंट में अंदर रखना चाहिए था, या आपको कोई पर्टिकुलर चीज के लिए यूज करना चाहिए था बट आपने यूज नहीं किया, तो क्लोज 10 के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे। इसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे चार्ट भी बनाया हुआ है, एडवांस अगेंस्ट द सर्विस टू बी रेंडर, आपको एडवांस रिसीव हुआ तो क्लोज 10 के अंदर फॉल नहीं करेगा, बट अगर आपको फॉर द पर्पस ऑफ क्लाइंट आपको पैसा रिसीव होता है एज ए CIP को, तो आप क्या करना है, आपको
देखो अगर वो रीजनेबल टाइम के अंदर यूटिलाइज हो सकता है तो आपको सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर यूज करने की जरूरत नहीं है, वहां पे रखने की नीड नहीं है। आप उसको सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट के यूज के लिए आप उस पर अमाउंट को यूज करके चलोगे। नेक्स्ट सर, उसको विद इन रीजनेबल टाइम हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, काफी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उसको आप सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर रख के चलोगे। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, इसके रिस्पेक्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एग्जाम्पल, मनी रिसीव्ड बाय द सीए इन कैपेसिटी एज ए ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर और लिक्विडेटर, और वहां पे आपको सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर रखना चाहिए था बट आपने रखा नहीं, तो वहां पे आप गिल्टी हो जाओगे। ही हैज ड्यूटी टू यूटिलाइज सच फंड ओनली एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्लाइंट। आप खुद के इंस्ट्रक्शन से नहीं चलोगे, क्लाइंट के इंस्ट्रक्शन जो होंगे उसके हिसाब से आप यूटिलाइज करके चलोगे, अदरवाइज आपने खुद के इंस्ट्रक्शन से किए तो आप क्लोज 10 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। अब आता है आपका पार्ट 2। ये आपका पूरा पूरा पार्ट 1 था, एक और बार मैं वापस बता देता हूं। क्लोज 1, अगर आपने डिस्क्लोज करी कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ क्लाइंट टू एनी थर्ड पर्सन, क्लोज 1 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 2, अगर आपने सर्टिफाई करे बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट और खुद के बिहाफ पे या फर्म के बिहाफ पे, अनलेस सच एग्जामिनेशन इज डन बाय यू, या फिर आपके पार्टनर ने या फिर आपके एम्प्लॉय ने या फिर कोई दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, तो आप गिल्टी नहीं होगे, अदरवाइज क्लोज 2 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 3, अगर आपने परमिट करा खुद का नेम, फर्म का नेम, किसके रेस्पेक्ट में, इन एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग और कॉन्टीजेंट ऑन फ्यूचर ट्रांजैक्शन, जहां पे आपने वाउच कर दी एक्यूरेसी, क्लोज 3 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। रिपोर्ट के अंदर आप 3 चीज मेंशन करके चलोगे, एक तो आप बेसिस ऑफ अजम्पशंस क्या है, अजम्पशंस आपका बेसिस ऑफ फोरकास्ट क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, साथ साथ आप वाउच करके नहीं चलोगे एक्यूरेसी, तो आप क्लोज 3 के अंदर गिल्टी नहीं होंगे। क्लोज 4, अगर आपने एक्सप्रेस करा ओपिनियन किस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, चाहे वो बिजनेस के रिस्पेक्ट में हो चाहे एंटरप्राइज के रिस्पेक्ट में हो, जहां पे आपका आपकी फर्म का या आपके पार्टनर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो क्लोज 4 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 5 और क्लोज 6, फेल टू डिस्क्लोज एनी मटेरियल इंफॉर्मेशन व्हिच इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो आप क्लोज 5 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 6, फेल टू रिपोर्ट एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप क्लोज 6 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 7 काफी वाइटल क्लोज है, अगर आपने ग्रोसली नेग्लिजेंट इन परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज और अगर आपने ड्यू डिलिजेंस को एक्सरसाइज नहीं किया, तो क्लोज 7 के अंदर गिल्टी। क्लोज 8, अगर आपने सफिशिएंट इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन नहीं किया फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, तो आप क्लोज 8 के अंदर गिल्टी। क्लोज 9, अगर आपने फेल टू इनवाइट अटेंशन ऑफ मटेरियल डिपार्चर फ्रॉम जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर, तो उस केस के अंदर आप क्लोज 9 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 10, फेल टू कीप क्लाइंट मनी अदर देन फी और रेम्युनरेशन, और उसको आप सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना था या आपको यूटिलाइज करना था एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ क्लाइंट, आपने नहीं किया, तो क्लोज 10 के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे। अब चलते हैं हमारे पार्ट 2 के ऊपर। पार्ट 2, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू द मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट। इट मींस आप बात कर रहे हो ऑल सीए की, आप मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट, चाहे आप सीए इन प्रैक्टिस में हो चाहे आप सीए इन सर्विस में हो, दोनों के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ध्यान रखना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कब। क्लोज 1, कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, रेगुलेशन मेड अंडर और एनी गाइडलाइंस इशूड बाय द आईसीआई। आपकी जो आईसीआई की गाइडलाइंस है, आईसीआई के रेगुलेशंस है, जो भी चीजें आईसीआई से रिलेटेड, उसके रिस्पेक्ट में आपने कॉन्ट्रवेंशन किया, तो क्लोज 1 के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे। अब ये क्लोज, और जो मैंने आपको बताया था क्लोज 2 पार्ट 4 शेड्यूल 1, यहां पे वहां पे क्या बोला था, ब्रिंग डिसरिप्यूट टू द प्रोफेशन, वहां पे आपका क्लोज 2 पार्ट 4 शेड्यूल 1 के अंदर गिल्टी होगे। यहां पे क्या बोला है कि क्लोज 1 के अंदर अगर आपने कॉन्ट्रवेंशन करा, जो भी आईसीआई रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी, आईसीआई रिलेटेड जो भी एक्ट थे, रेगुलेशन थे, उनका कॉन्ट्रवेंशन किया, तो क्लोज 1 के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे। अब इसके अंदर ध्यान रखना, एज पर रेगुलेशन 48 सीआईपी नीड टू मेक पेमेंट ऑफ स्टाइपेंड अकॉर्डिंग टू द मंथली रेट, आपको मंथली रेट के हिसाब से स्टाइपेंड का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो आप कहां पे गिल्टी होगी, क्लोज 1 पार्ट 2 क्लोज 1 पार्ट 2 शेड्यूल 2 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। ठीक है सर। नेक्स्ट, इसी के अंदर अगर आपने कोई फेक रजिस्ट्रेशन कराया आर्टिकल का, या फिर आपके पास वैकेंसी नहीं थी तो आपने उसको आर्टिकल को रजिस्ट्रेशन दे दिया, या फिर आपने अपने आर्टिकल को किसी सीए के अंडर, किसी दूसरे सीए के अंडर आप काम करा रहे हो बट आपने आईसीआई को इन्फॉर्म नहीं किया, या आपने स्टाइपेंड का पेमेंट नहीं किया, तो आप गिल्टी हो जाओगे क्लोज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल के अंदर। ध्यान रखना, आर्टिकल से रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस है उनका कॉन्ट्रवेंशन किया आपने, तो आप गिल्टी हो जाओगे क्लोज 2 पार्ट 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल के अंदर। फिर अगर आपने लोन लिया किसी ऐसी फर्म से जहां पे आपका आर्टिकल या उसके फादर दोनों इंटरेस्टेड थे, तो वहां पे आप गिल्टी हो जाओगे क्लोज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल के अंदर। अब अगर आपने कोई सर्टिफिकेट इशू करा विदाउट होल्डिंग सीओपी होल्ड नहीं करते थे फिर भी आपने सर्टिफिकेट इशू कर दिया, तो कहीं ना कहीं आप गिल्टी हो जाओगे इसी क्लोज के अंदर। सर, अगर मैंने ऑडिट एक्सेप्ट करी, ध्यान रखना, अगर मैंने ऑडिट एक्सेप्ट करी इवन इफ अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी वाजंट पेड, इट मींस अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी पेंडिंग थी आपकी और आपने एक्सेप्ट कर लिया ऐसे ऑडिट को, तो उस केस के अंदर आप गिल्टी कहां पे होंगे, क्लोज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल के अंदर। ये हम क्लोज 8 के अंदर भी देख के आए थे, जहां पे हम बात करते थे अगर आपने एक्सेप्ट करा एज ए पोजीशन ऑफ ऑडिटर विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग विद द प्रीवियस ऑडिटर, तो आप क्लोज 8 के अंदर गिल्टी होते थे। वहां पे प्रोफेशनल रीजंस थे कि आपको इसीलिए कम्युनिकेट करना चाहिए था। मैंने वहां पे आपको बताया था अगर अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी है फिर भी आप एक्सेप्ट करके चलोगे तो किसी और क्लोज के अंदर गिल्टी होगा। इट मींस क्लोज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल के अंदर गिल्टी होगा।
ये आपको याद रखना है। सर अगर कोई अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी थी, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो इन केस ऑफ सिक यूनिट होना चाहिए। सिक यूनिट के केस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वहां पे आप गिल्टी नहीं होंगे। सिक यूनिट कब होगी? जब आपका एक्यूमुलेटेड लॉस कितना होता है, इक्वल टू या मोर देन आपकी नेटवर्थ होता है, तो आपका क्या हो जाते हो, सिक यूनिट बन जाते हो। आज सी डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज ए इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट पब्लिक अकाउंटेंट इन प्राइवेट सर्कुलर ऑफ क्लाइंट, तो यहां पे भी आप गिल्टी हो जाओगे। खुद को आप इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट अकाउंटेंट बता रहे, तो आप गिल्टी हो जाओगे। तो क्लोज 1 के रिस्पेक्ट में आपको ध्यान रखना है। देखो अगर आप आर्टिकल को अदर देन कोई प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड यूज करते हो, तो वो तो हमारा अदर मिसकंडक्ट के अंदर क्लोज 2 के अंदर जाएगा, शेड्यूल 1 के अंदर। बट अगर आप आर्टिकल के कोई रेगुलेशंस का नॉन कंप्लायंस करते हो, तो क्लोज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल के अंदर गिल्टी हो जाओगे। अब आता है हमारा क्लोज 2। क्लोज टू बात करता है बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। आप एम्प्लॉय किसी कंपनी के, फर्म के या पर्सन के, आपने कोई डिस्क्लोज करी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट और व्हेन रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ और फॉर बीइंग टैंक फोर्स एक्सेप्ट एज परमिटेड बाय द एम्प्लॉयर। ध्यान रखना, देखो अगर आप एज ए सीएआईपी थे और आप डिस्क्लोज कर रहे हो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, तो हमारा क्लोज 1 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल के अंदर जाता था। बट अगर आप एम्प्लॉय हो किसी कंपनी के, फर्म के, पर्सन के, और आप डिस्क्लोज करते हो कोई इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो आपने अपने एम्प्लॉयर से ऑब्टेन करी थी, तो आप गिल्टी हो जाओगे एक्सेप्ट परमिटेड बाय द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर ने परमिट कर दिया तो उस केस के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आप गिल्टी हो जाओगे क्लोज 2 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल के अंदर। यह आपको ध्यान रख के चलना है। क्लोज 3, अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करी आईसीआई रिलेटेड बॉडीज को, ध्यान रखना आईसीआई रिलेटेड बॉडीज को, जो उन्होंने आपसे मांगी थी, आपको एप्लीकेशन के अंदर फिल करनी थी, और वो आपने फॉल्स प्रोवाइड करी, वो आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी। अगर आपको प्रोवाइड ही नहीं करी आपने, तो आपका गिल्टी हो जाता था क्लोज 2 पार्ट 3 शेड्यूल 1 के अंदर। बट अगर आपने प्रोवाइड करी बट फॉल्स प्रोवाइड करी, तो आप गिल्टी हो जाओगे क्लोज 3 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। हम ऑलरेडी चार्ट देख चुके हैं। अब इसके आगे इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं। A CA who is employed in a firm applied for the admission of fellow of institute stating that he was a partner। आप एम्प्लॉय तो आप बता के चल रहे हो कि मैं पार्टनर हूं, मुझे एज ए फेलो ऑफ इंस्टीट्यूट मानो, तो वहां पे आप गिल्टी हो जाओगे। अगर आपने कोई रॉन्ग स्टेटमेंट सबमिट करी या आप 30 आवर डिवोट कर रहे हो किसी चीज के रिगार्डिंग, फिर भी आप ब्रांच ऑडिट एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे आप गिल्टी हो जाओगे। तो ऐसे ही आपने कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन सबमिट कर रहे हो आईसीआई रिलेटेड बॉडीज को, तो आप गिल्टी हो जाओगे क्लोज 3 के अंदर। अब आता है हमारा क्लोज 4। और जब हम क्लोज 4 की बात करेंगे, इट मींस अगर आपने कोई डिफॉल्टेड करा, एम्बेजल करी, मनी रिसीव्ड इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, जो भी आपको प्रोफेशनल कैपेसिटी में पैसे मिले थे, अगर आपने उसको डिफॉल्टेड करा, एम्बेजल करा, तो क्लोज 4 के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे। अब ये हमारा क्लोज 10 से लिंक है। क्लोज 10 पार्ट 1 शेड्यूल 2 क्या कहता है? जब आपने पैसे ऑब्टेन कर रहे हो किससे, क्लाइंट से, अदर देन फी और रेम्युनरेशन, और आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना चाहिए था या क्लाइंट के इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे यूटिलाइज करना चाहिए था, ऐसा नहीं किया, तो क्लोज 10 के अंदर गिल्टी हो जाते हो। सेम ऐसे यहां पे बात करा डिफॉल्टेड और एम्बेजल मनी रिसीव्ड इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी। एज ए प्रोफेशनल कैपेसिटी आपको कोई पैसा मिलता है और आपने उसको डिफॉल्टेड करा, एम्बेजल करा, तो क्लोज 4 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। अगर कोई ऐसा आपको मिलता है कि फ्रॉड कर दिया आपने, तो वो आपको क्लोज 4 के अंदर भी आएगा। फिर आप क्लोज 10 का भी रेफरेंस देके चलोगे उसके अंदर। ये पूरा आपका पार्ट 2 के बारे में बात करता है। एक बार पार्ट 2 वापस देख लें। पार्ट 2 के अंदर हमारा बात करता था, जब हम ऑल सी की बात कर रहे हैं, तो यहां पे हम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की बात करके चल रहे हैं। क्लोज 1 कहता है अगर आपने कॉन्ट्रवेंशन करा, कोई भी प्रोविजन ऑफ रेगुलेशंस का, इंस्टीट्यूट के एक्ट का, किसी का भी आपने कॉन्ट्रवेंशन किया, तो आप क्लोज 1 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 2, अगर आप एम्प्लॉय हो किसी कंपनी के और आपने जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करी थी फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन एम्प्लॉयमेंट, और आप वो डिस्क्लोज कर रहे हो विदाउट द कंसेंट ऑफ क्लाइंट एक्सेप्ट परमिटेड बाय द एम्प्लॉयर, तो उस केस के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ये हम ऑलरेडी देख के चल चुके हैं क्लोज 2। फिर आता है हमारा क्लोज 3, इंक्लूड एनी इंफॉर्मेशन। आप कोई ऐसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो आईसीआई रिलेटेड बॉडीज को, जो हमारा बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन हो सकता है, डिसिप्लिन कमेटी हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, एनी कमेटी हो गई, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड हो गया, एपीलेट अथॉरिटी हो गया, इनको आप कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, वो आपको पता है, नोइंग देम इट इज फॉल्स इंफॉर्मेशन, जब आप क्लोज 3 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 4 आपको डिफॉल्टेड कर रहे हो, एमेजलमेंट कर रहे हो, कोई ऐसी मनी जो आपको प्रोफेशनल कैपेसिटी में रिसीव हुई है, तो आप क्लोज 4 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। अब आता है हमारा पार्ट 3। पार्ट 3 अदर मिसकंडक्ट की बात करेगा, क्योंकि ये लास्ट पार्ट है। यस सर, इसमें आप पूरे सी की बात करोगे, चाहे वेदर इन प्रैक्टिस और नोट, आप गिल्टी हो जाओगे, डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट। कब सर? ये आपका एक ही क्लोज है।
फर्स्ट शेड्यूल के अंदर हमने अदर मिसकंडक्ट देखा था, तो वहां पे हमने क्लियरली देखा था अगर आप कॉन्विक्ट करते हो, कोर्ट ने आपको कॉन्विक्ट करा है, चाहे वो सिविल कोर्ट हो चाहे क्रिमिनल कोर्ट हो, और आपको इंप्रिजनमेंट हुई है कितनी, लेस देन 6 मंथ, तो वहां पे हमारा क्लोज उसके अदर मिसकंडक्ट के क्लोज 1 के अंदर जा रहा था। बट सर अगर मोर देन 6 मंथ हो या 6 मंथ हो तो उस केस के अंदर वो शेड्यूल 2 के अदर मिसकंडक्ट के अंदर आ जाएगा। शेड्यूल 2 का अदर मिसकंडक्ट हमारा पार्ट 3 के अंदर है, क्लोज 1 ही है ओनली। तो इसके अंदर इफ ही हैज गिल्टी बाय सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट फॉर एन ऑफेंस व्हिच इज पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 6 मंथ, अगर 6 महीने से ज्यादा का है तो आप क्लोज 1 के अंदर गिल्टी हो जाओगे, सेकंड शेड्यूल के अंदर जाओगे। 6 महीने से कम का है, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जाओगे अदर मिसकंडक्ट में। अगर 6 महीने और 6 महीने से ज्यादा का है तो आप सेकंड शेड्यूल के अंदर जाओगे, अदर मिसकंडक्ट के अंदर। तो ये पूरा पूरा आपका था सेकंड शेड्यूल। देखो सेकंड शेड्यूल की बात करते हैं वापस। पार्ट 1 ऑलरेडी देख चुके हैं। पार्ट 2 के अंदर हमने क्या देखा था सर, पार्ट 2 बात करता है ऑल सी के रिस्पेक्ट में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया तो आप क्लोज 2 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 2 हमारा पार्ट 1 बोलता था कि अगर आपने कॉन्ट्रवेंशन करा, कोई भी प्रोविजन ऑफ आईसीआई या फिर आईसीआई से रिलेटेड जो रेगुलेशन का कॉन्ट्रवेंशन करा काउंसिल के ओपिनियन में, तो आप गिल्टी हो जाओगे क्लोज 1 के अंदर। क्लोज 2 बोलता है आपका अगर आप एम्प्लॉयमेंट में कोई इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हो और वो आपने डिस्क्लोज कर दी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ एम्प्लॉयर, तो वहां पे आप क्लोज 2 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 3 अगर आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी ओके जो आईसीआई रिलेटेड बॉडीज को, तो आप क्लोज 3 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 4 आपने डिफॉल्ट किट करा, एम्बेजल करा, तो आप वहां पे गिल्टी हो जाओगे। फिर हमारा आया पार्ट 3 जो अदर मिसकंडक्ट की बात करता है, यहां पे आपको कॉन्विक्ट कर दिया सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट ने फॉर एन इंप्रिजनमेंट फॉर मोर देन या इक्वल टू 6 मंथ, तो आप गिल्टी हो जाओगे सेकंड शेड्यूल के अदर मिसकंडक्ट के अंदर। अब ये पूरे पूरे हमारे शेड्यूल हो गया। अब एक बार वापस चार्ट पर जाओ, एक एक पार्ट को कंप्लीट करते चलेंगे, पूरे सब सारे पार्ट्स का रिवाइज करके चलेंगे। जब हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की, तो यहां पे हमने बेसिक वाला चैप्टर कवर किया था जिसके अंदर हमने पूरा पूरा पार्ट 1 की रिगार्डिंग देखा था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल कितने होते हैं, 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल, 5 थ्रेट, 5 सेफगार्ड्स होते हैं। नो क्लार की एप्लीकेबिलिटी देखी थी, सर्विस में हो तो आप लिस्टेड एंटिटी के केएमपी तो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, प्रैक्टिस में हो तो आप लिस्टेड एंटिटी जिसका नेटवर्क थ्रू 50 सीआर उससे ज्यादा है तो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। स्टेप्स क्या होंगे वो सारे हम देख के चले हैं। टाइप ऑफ मेंबरशिप एसोसिएट और फेलो होता है, डिसेबिलिटी सेक्शन 8 के हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बार बार। फॉल्स क्लेमिंग टू बी अ मेंबर, तो आपके फर्स्ट कन्विक्शन पे 1000 रुपए, सेकंड कन्विक्शन पे 5000 रुपए है और आपको जेल भी हो सकते हैं 6 महीने की। ठीक है सर। रिमूव कब हो सकता है आपका नेम, जब आप ऊपर पहुंच गए या फिर आपने खुद ने बोल दिया मेरे नेम हटा दो, आप फी पे नहीं कर रहे या आप डिसेबल हो गए सेक्शन 8 के अंदर, तो आपका नेम रिमूव हो जाएगा। रिस्टोर कैसे होगा वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमारे पार्ट 2 के अंदर, पार्ट 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस की बात कर रहा है। सिग्निफिकेंस ऑफ सीओपी के रिगार्डिंग हमने काउंसिल का व्यू देखा था। अगर आप मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट बन जाते हो, यू आर बाउंड बाय द प्रोफेशन ऑफ सीए एक्ट। यस सर। कैंसिलेशन एंड रिस्टोरेशन काफी कॉमन है। मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस काफी इंपॉर्टेंट था। इसके अंदर हमने मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विस की बात की थी, 2 to 4 की सर्विसेज बात की थी। अगर आप एम्प्लॉयमेंट में तो भी हम डीम टू बी इन प्रैक्टिस मान के चलेंगे फॉर अ लिमिटेड पर्पस, जब आप ट्रेन कर रहे हो आर्टिकल को। अगर आप आर्म्स फोर्सेस के अंदर सर्व करके आ रहे हो तो भी हम डीम टू बी इन प्रैक्टिस मान के चलते हैं। अब मेंबर प्रोहिबिटेड यूजिंग एनी अदर डायरेक्शन, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस हो कोई दूसरी डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकते। सर अगर ब्रांच ऑफिस है तो उसके अंदर आपको सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर रखना पड़ेगा, आईसीआई का मेंबर होना चाहिए। 182 डेज से ज्यादा आपके ऑफिस में तो वो सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर कहलाया जाएगा। उसके रिगार्डिंग हमको कोई एग्जाम्पशन दी गई थी, अगर आपका हिल्स एरिया में तो 3 मंथ के लिए, इन अ ईयर आप टेम्परेरी बेसिस के लिए आप प्लेन एरियाज पे ऑफिस ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और एग्जाम्पशन दी गई थी, अगर आपका सेम सिटी में सेम प्रीमाइज में या फिर आपका विद इन 50 किलोमीटर फ्रॉम द म्युनिसिपल लिमिट ऑफ द फर्स्ट ऑफिस सिचुएटेड, वहां से तो वहां पे भी आपको माना जाएगा एग्जाम्पशन, एक ही सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर रखने की नीड नहीं है। ये पूरा पूरा हमने शेड्यूल पार्ट 2 हम पूरा पूरा कंसीडर करके चले। अब आता है शेड्यूल। शेड्यूल के अंदर हमने फर्स्ट शेड्यूल देखा। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर हम पार्ट 1 देख के चले थे जिसके अंदर हमारे 12 क्लोजेस थे, जहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस बात करी थी और ये हम लास्ट में डिस्कस करके चलेंगे पूरा। जब हमने पार्ट 2 बात करी चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस, 2 क्लोज थे इसके अंदर। पार्ट 3 बात करी इसके अंदर हमारे 3 क्लोज थे। पार्ट 4 बात करी जो हमारा अदर मिसकंडक्ट की बात करता था उसके अंदर 2 क्लोज थे। फिर हमारे सेकंड शेड्यूल में पार्ट 1 बात कर रहा था हमारा 10 शेड्यूल्स के रिगार्डिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस की बात करता है। पार्ट 2 हमारे 4 क्लोजेस के रिगार्डिंग बात करता था जो ऑल सीए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के रिगार्डिंग बात कर रहा है। और पार्ट 3 हमारा अदर मिसकंडक्ट, ये भी ऑल सीए, इसके अंदर हमारा 1 क्लोज था। टोटल हमारे 34 क्लोजेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं हमारे पार्ट 4 पे। पार्ट 4 के अंदर हम 3 चीजें देखेंगे, एक तो काउंसिल जनरल गाइडलाइंस के बारे में देखेंगे, एक सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स के बारे में देखेंगे और एक जो रीसेंट डिसीजन है एथिकल बोर्ड ऑफ स्टैंडर्ड उसके बारे में देख के चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 4। यस, अब आते हैं हम काउंसिल जनरल गाइडलाइंस पे। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर काउंसिल जनरल गाइडलाइंस का आपने किसी का भी कंप्लायंस नहीं किया, या तो उसके लिए स्पेसिफिक क्लोज होगा जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। अगर उसका कोई भी स्पेसिफिक क्लोज नहीं था तो वो गिल्टी हो जाएगा क्लोज 1
पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल के अंदर, जो अभी हम पढ़ के आए थे। इट मींस अगर आपने कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन करा प्रोविजन ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट रेगुलेशन का, तो आप क्लोज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल के अंदर गिल्टी होते थे, उसी के अंदर गिल्टी हो जाओगे अगर आपने काउंसिल जनरल गाइडलाइंस का कंप्लायंस नहीं किया। अब सबसे पहले आता है आपका चैप्टर 5। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके चलनी पड़ेगी, मिनिमम आपको कैश बुक और लेजर तो मेंटेन करके चलना पड़ेगा। सर अगर मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं है इनकम टैक्स में, जो मैंने 44 AB का एग्जेम्पशन ली हुई है, मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करने की नीड ही नहीं है, तो भी क्या मुझे प्रिपेयर करनी पड़ेगी? यस, एज पर द प्रोफेशनल एथिक्स आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, चाहे एज पर इनकम टैक्स आपको नीड हो चाहे नहीं हो, आपको मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। ये आपको ध्यान रखना है। सर मैं मोबाइल में बुक्स मेंटेन करके ITR फाइल कर दूं तो गिल्टी हो जाओगे, क्योंकि आपको मेंटेन करके चलनी पड़ेगी, वो भी आपको सफिशिएंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखना पड़ेगा एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस और फर्म। ये आपको ध्यान रख के चलना है। देखो इसके अंदर एक हमारा चैप्टर 2 भी है, इसको आप लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि देखो अगर आपने एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस ग्रोसली नेग्लिजेंट हो तो हम क्लोज 7 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल के अंदर गिल्टी होते थे, बट इन एम्प्लॉयमेंट में आप ग्रोसली नेग्लिजेंट हो तब कहां गिल्टी होंगे? तब हम गिल्टी होंगे यहां पे वापस क्लोज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल के अंदर। वही बात की गई, व्हेन यू आर इन एम्प्लॉय ड्यूटीज ड्यू डिलिजेंस एंड नोट ग्रोसली नेग्लिजेंस, आप ग्रोसली नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए, अगर होंगे तो उस केस के अंदर क्लोज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल के अंदर गिल्टी हो जाएंगे। फिर आता है हमारा पार्ट 6 जो टैक्स ऑडिट असाइनमेंट से रिलेटेड बात करता है। इसका ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है May 25 के अंदर, बट आपको ध्यान रखना है कितने टैक्स ऑडिट असाइनमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं सर? 60 पर पार्टनर। अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो तो 60, पार्टनरशिप में हो तो आप 60 पर पार्टनर एक्सेप्ट कर सकते हो। कोई एक पार्टनर भी सारी टैक्स ऑडिट को साइन कर दे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर हम कॉर्पोरेट एंटिटी और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी दोनों को मिला के ले रहे हैं, कोई भी सेपरेट कुछ भी नहीं है। इसके अंदर हमारा 44 AD 44 ADA 44 AE इंक्लूड नहीं होगा 60 टैक्स ऑडिट असाइनमेंट के अंदर। अब एक एक चीज देखो, आप इंडिविजुअली साइन कर सकते हो सारे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, एनी पार्टनर इज ऑल्सो पार्टनर इन एनी अदर फर्म। जैसे आप एक पार्टनर हो, एक जैसे ABC एसोसिएट है, एक XYZ एसोसिएट है, आप दोनों के अंदर पार्टनर हो, तो आप कितने एक्सेप्ट कर सकते हो? टोटल मिला के आप 60 टैक्स ऑडिट असाइनमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। सर किस दिन मैं देखूंगा मेरे नंबर ऑफ पार्टनर्स? आप जिस दिन एक्सेप्ट करें उस दिन आप नंबर ऑफ पार्टनर कंसीडर करके चलोगे। सर अगर मैं पार्ट टाइम पार्टनर हूं उसको इंक्लूड नहीं करोगे 60 के अंदर, उसमें हम 60 इंक्लूड करके नहीं चलेंगे। सर अगर मैं एक या एक से ब्रांच ज्यादा की ऑडिट कर रहा हूं तो हम एक मान के चलेंगे, और इसके अलावा आप हेड ऑफिस या हेड ऑफिस के साथ साथ ब्रांच की भी ऑडिट कर रहे हो तो उसको भी हम 1 मान के चलेंगे। अब आता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी। देखो इससे रिलेटेड हम 3 जगह बात कर रहे हैं। एक तो हमने क्लोज 8 के अंदर बात की थी, वहां पे सिर्फ और सिर्फ ये बात है कि हम सिर्फ रीजंस किस लिए हम प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करके चलते हैं, उसके रीजंस का पार्ट था अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी। वहां पे हम गिल्टी नहीं होते थे अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी के रिस्पेक्ट में। बट फिर हम आए क्लोज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल के अंदर, जहां पे अगर आपने एक्सेप्ट करा तो आप गिल्टी हो जाओगे। उसी के साथ साथ आपको ये चैप्टर 7 का भी रेफरेंस देके चलना पड़ेगा। एज पर काउंसिल जनरल गाइडलाइन चैप्टर 7 आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते नॉन पेमेंट ऑफ अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी के ऑडिट, वो आप कंसीडर करके चलोगे, और वहां पे आप 6 पॉइंट का भी कंसीडर करके चलोगे जो हमने क्लोज 8 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है सर। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 8 जो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट से रिलेटेड बात करता है। आज CIP कितना असाइनमेंट एक्सेप्ट कर सकता है वो काफी बेसिक है। 30 टैक्स ऑडिट असाइनमेंट बोला गया, बट एज पर कंपनीज एक्ट हम 20 ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो हम दोनों को लिख के आएंगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो। इसके अलावा इसमें जो हमारे ये सारे पॉइंट्स है ना, ये जो टैक्स ऑडिट से रिलेटेड हमने पॉइंट्स देखे थे, ये सारे पॉइंट्स भी यहां पे कंसीडर होंगे, बट इसके अंदर ये वाला पॉइंट कंसीडर नहीं होगा। याद रखना 3, 5, 6, 7 पॉइंट्स इसके वही सेम टू सेम कंसीडर होंगे। क्या पॉइंट्स है कि यार अगर आप 2 जगह पार्टनर हो, 2 फर्म में पार्टनर हो, तो भी आपको क्यूमुलेटिवली 30 होनी चाहिए। ठीक है सर। पार्ट टाइम वाले को हम कंसीडर करके नहीं चलेंगे, हेड ऑफिस और ब्रांच को एक ऑडिट मान के चलेंगे, तो वही पॉइंट्स यहां पे भी कवर होके चलेगा। अब आते हैं चैप्टर 9 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अगर आप एज ए अपॉइंटमेंट ले रहे हो, किसमें? एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट हो रहे हो किसी कंपनीज के अंदर। कौन कौन सी कंपनीज के अंदर? या तो PSU के अंदर, PSU गवर्नमेंट कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज एंड एनी अदर पब्लिक कंपनीज जिसका टर्नओवर 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा है, इक्वल टू भी है 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा है। ऐसी कंपनीज का स्टैट ऑडिट आप तभी एक्सेप्ट कर सकते हो अगर आपके पास उनका नॉन ऑडिट से रिलेटेड भी कुछ काम है, तो आप इवेल्युएट करो कि यार जो नॉन ऑडिट की फी है कहीं वो मेरी स्टैट ऑडिट की फी से ज्यादा तो नहीं है। अगर ज्यादा है तो आप इस केस के अंदर एक्सेप्ट नहीं कर सकते स्टैट ऑडिट। ध्यान रखना, अगर आप उसका कोई नॉन ऑडिट सर्विसेज भी दे रहे हो, उसको प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसकी फी स्टैट ऑडिट की फी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर स्टैट ऑडिट की फी से ज्यादा है तो आप स्टैट ऑडिट को एक्सेप्ट करके नहीं चलोगे। किसी कंपनीज के अंदर कौन कौन से? PSU हो गया, गवर्नमेंट कंपनीज हो गया, लिस्टेड कंपनी
कंपनीज हो गए और हमारा पब्लिक कंपनीज, पब्लिक प्राइवेट नहीं है, पब्लिक कंपनीज जिसका टर्नओवर 50 सीआर या उससे ज्यादा है, तो उस केस के अंदर कंसीडर करके चलेंगे। सर यहाँ पे हमारे जो अदर असाइनमेंट बता रहे हो, नॉन ऑडिट के असाइनमेंट्स बता रहे हो, उसके अंदर इंक्लूड क्या होगा, एक्सक्लूड क्या होगा? देखो जब हम अदर असाइनमेंट की बात करते हैं तो हमारा मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज से रिलेटेड बात करके चलता है, बट इसके अंदर कुछ चीजें इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर आप किसी और स्टैट्यूटरी रेगुलेशन के अंदर ऑडिट कर रहे हो, जैसे आप टैक्स ऑडिट कर रहे हो, वो इंक्लूड होके नहीं चलेगा। सेकंड, सर्टिफिकेट वर्क रिक्वायर्ड डन बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। जब आपका कोई सर्टिफिकेट वर्क है वो स्टैट्यूटरी ऑडिटरी परफॉर्म करके चल रहा है, तो वो भी हमारा अदर असाइनमेंट के अंदर इंक्लूड करके नहीं चलोगे, उसकी फी भी उसके अंदर इंक्लूड करके नहीं चलोगे। एनी रिप्रेजेंटेशन बिफोर अथॉरिटी, अगर आप ऐसा काम कर रहे हो उसी क्लाइंट का, तो वो भी आप अदर असाइनमेंट की फी के अंदर इंक्लूड करके नहीं चलोगे। ध्यान रखना, अगर आप कोई दूसरे पर्टिकुलर रेगुलेशन के अंदर ऑडिट कर रहे हो, जैसे आप टैक्स ऑडिट कर रहे हो, तो वो आपका स्टैट ऑडिट तो नहीं है, बट वो आपका अदर असाइनमेंट के अंदर भी इंक्लूड नहीं होगी, उसकी फी आपको ध्यान रख के चलना है। उसके अलावा जो आपकी फी है उसको आप कंपेयर करके चलोगे स्टैट ऑडिट से। अब इसी के अंदर एक क्वेश्चन आता है, सर अगर मैं क्वार्टरली रिव्यू कर रहा हूं, लिमिटेड रिव्यू कर रहा हूं, उसके साथ स्टैट ऑडिट के साथ जो हम पूरे साल का करते हैं उसके साथ क्वार्टरली रिव्यू और मैं लिमिटेड रिव्यू कर रहा हूं, तो इस केस के अंदर बोला गया जो आपका ये क्वार्टरली रिव्यू लिमिटेड रिव्यू कर रहे हो ना, ये आपका अदर असाइनमेंट का पार्ट नहीं बनेगा, इसको हम स्टैट ऑडिट ही मान के चलेंगे, इसको हम स्टैट ऑडिट ही मान के चलेंगे। इसकी जो फी है वो हम स्टैट ऑडिट की फी के अंदर इंक्लूड करके चलेंगे, ये आपको ध्यान रख के चलना है। ये हमारा एफएक्यू का ही पॉइंट था। अब इसी के रिगार्डिंग मैंने क्रक्स भी दिया हुआ है, रेम्युनरेशन फ्रॉम अदर सर्विसेज टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर प्लस देयर कंसर्न। ध्यान रखना, जब हम बात करते हैं रेम्युनरेशन की, तो वहां पे आपको अपनी खुद के फर्म का भी देखना है और अपनी एसोसिएट कंसर्न फर्म का भी देख के चलोगे, जब भी आप अदर फी की बात कर रहे हो, तो अदर असाइनमेंट फी की बात कर रहे हो तो कितनी फी है, तो वहां पे आप अपनी फर्म की फी भी इंक्लूड करोगे जो आपका अदर असाइनमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। इसके साथ साथ वही क्लाइंट को कोई आपकी एसोसिएट फर्म भी प्रोवाइड कर रही है अदर असाइनमेंट से रिलेटेड, तो उसकी भी फी आप इंक्लूड करके चलोगे, ये आपको ध्यान रख के चलना है। चैप्टर 10, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर व्हेन ही इज इंडेप्टेड टू कंसर्न। अगर आप इंडेप्टेड टू कंसर्न हो तो इस केस के अंदर बोला गया था आपको कि देखो, अगर आपका ये लाइन आप अभी काट दो, या आप कंफ्यूजन क्रिएट होगी, अगर आप इंडेप्टेड हो या आपने कोई गारंटी दी है या आपने कोई सिक्योरिटी दी है किसी थर्ड पार्टी के कंसर्न में, और वो कितनी है, 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा है, और यहां पे आप ऐसा लिख लो और एनी अदर रेगुलेशन, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है, आप यहां पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते ऐसे असाइनमेंट को। ध्यान रखना, अगर आप मेंबर इन प्रैक्टिस में हो, पार्टनर हो, फर्म हो, आपके रिलेटिव ने, कैसे भी आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते अपॉइंटमेंट जहां पे आप इंडेप्टेड हो, गारंटी दी है, आपने कोई प्रोवाइड करी सिक्योरिटी विद इंडेप्टनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन टू द कंसर्न, तो आप एक्सेप्ट करके नहीं चलोगे। सर यहाँ पे और एनी अदर रेगुलेशन का मतलब क्या है? देखो, और एनी अदर रेगुलेशन मतलब कंपनीज एक्ट के अंदर लिखा हुआ था, इंडेप्टेड के केस में आप 5 लाख कंसीडर करके चलोगे, बाकी सारे केस के अंदर 1 लाख कंसीडर करके चलोगे। वो कंपनीज एक्ट का था तो वहां पे वो लगेगा, अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो ये 5 लाख छोड़ो, आप 1 लाख लगा के चलना। ठीक है सर। फिर आता है हमारा नेटवर्क गाइडलाइंस, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 5:15 ऑफ नेटवर्किंग गाइडलाइंस। नेटवर्क क्या होता है? जब एक ही नेटवर्क बना रखा है, इसके अंदर काफी सारी फर्म मिल जाती है और सारे मिलकर अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं, अपने क्या जो भी ट्रेनिंग्स होते हैं वो सारी क्लाइंट्स को शेयर करना, वो सारी चीज होती है एक नेटवर्क के अंदर ही। जैसे हमारे बिग 4 मान के चलो, ये एक नेटवर्क है, इसके अंदर छोटी छोटी सारी फर्म इंक्लूड हो रखी है। ठीक है सर। अब इसके अंदर कुछ चीज पॉइंट आपको ध्यान रखना है, शेयरिंग ऑफ इमटेरियल कॉस्ट। अगर कोई आप इमटेरियल कॉस्ट को शेयर कर रहे हो और कॉस्ट लिमिटेड टू डेवलपमेंट ऑफ मैनुअल और ट्रेनिंग, तो उसके अंदर हम नेटवर्क मान के नहीं चलेंगे। आप शेयर कर रहे हो रिसोर्सेस लिमिटेड टू द कॉमन ऑडिट मेथोडोलॉजी और मैनुअल विद नो एक्सचेंज पर्सनल्स और क्लाइंट और मार्केट इंफॉर्मेशन, इसको भी हम नेटवर्क मान के नहीं चलेंगे। सर अगर मेरा ओनली काम है रेफरल ऑफ वर्क से रिस्पेक्ट में, तो उसका भी मैं नेटवर्क मान के नहीं चलूंगा, ये आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। सर अगर मैं नेटवर्क बनाना चाहता हूं तो एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर आपका 20 से ज्यादा पार्टनर नहीं होने चाहिए उस नेटवर्क फर्म के अंदर। नेक्स्ट, अगर आप एलएलपी को एज ए नेटवर्क बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, बट उसमें हमारा प्रोविजन है कोई भी कंपनी नहीं हो सकती, वो आपको ध्यान रखना है, कोई भी कंपनी आपका पार्टनर नहीं हो सकती। एक फर्म को एक ही नेटवर्क को ज्वाइन करने का अलाउ किया गया है। फर्म हैविंग कॉमन पार्टनर शैल आल्सो ज्वाइन ओनली वन नेटवर्क। अब अप्रूवल ऑफ नेम की बात आई, अगर आपको नेम अप्रूव कराना तो आप इंस्टीट्यूट को एक एप्लीकेशन लिखोगे, वो इंस्टीट्यूट आपका विद इन 30 डेज के अंदर एक्सेप्ट भी कर सकता है या रिजेक्ट भी कर सकता है। फिर आपको एंड एफिलिएट यूज करना पड़ेगा उस नेटवर्क के नेम के आगे, आप एंड कंपनी और एंड एसोसिएट ऐसा वर्ड यूज करके नहीं चल सकते। फिर इंस्टीट्यूट विड्रॉ भी कर सकता है अपना नाम जो उसने अप्रूव करा था पहले, वो उसको भी विड्रॉ करके चल सकता है। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको नेटवर्क के रिगार्डिंग, 3 मंथ का आपको टाइम मिला जाएगा, उस 3 मंथ तक आपका नेम को रिजर्व कर दिया जाएगा, इंस्टीट्यूट रिजर्व करके रखेगा, उसके बीच में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन ऑफ नेटवर्क विद इंस्टीट्यूट इज मैंडेटरी इन केस ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूएंट। अगर आपके नेटवर्क के अंदर कोई नई फर्म आई है या कोई पुरानी फर्म गई है, कुछ भी तरह का चेंज हो, तो आप आईसीआई को बता के चलोगे विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज।
अगर आप नेटवर्क पे लिस्ट कर रहे हो विद एंटिटीज आउटसाइड इंडिया, इट मींस आप एक ग्लोबल नेटवर्क पे लिस्ट कर रहे हो, तो उस केस के अंदर आप डिक्लेरेशन फाइल करके चलोगे विद इन 30 डेज ऑफ एंटरिंग इनटू दैट नेटवर्क, परमिटेड टू जॉइन नेटवर्क विद एंटिटीज आउटसाइड इंडिया, वो भी आप एक ही नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हो, इन इंडिया भी और आउटसाइड इंडिया भी। ठीक है सर। अब एथिकल कंप्लायंस की बात करें तो नॉर्मल जो एथिकल कंप्लायंस होते हैं वही हमारे नेटवर्क के ऊपर एथिकल कंप्लायंस लगेंगे। जैसे ही मैं यहां पे बोलूं नॉन ऑडिट फी के रिस्पेक्ट में, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये हमारा नेटवर्क है, आप मान के चलो P&Y हमारा एक नेटवर्क है, इसके अंदर 3 फर्म है, एक ए मान के चलो फर्म, एक बी फर्म मान के चलो, एक सी फर्म मान के चलो। अब जो ए ऑडिट कर रही है किसी XYZ कंपनी की, तो उस ऑडिट कर रही है और आप ही ए ही सर्विस प्रोवाइड कर रही है, नॉन ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो उस केस के अंदर आपकी कितनी फी एक्सेप्ट कर सकते हो नॉन ऑडिट के रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग बोला गया आप चैप्टर 9 ऑफ CCG डिस्कस कर लो। इट मींस आपकी जो स्टेट ऑडिट की फी है और जो आप नॉन ऑडिट सर्विस दे रहे हो उसी क्लाइंट को, वो आपकी एक्सीड नहीं करनी चाहिए आपकी स्टेट ऑडिट फी से ज्यादा, ये आप कंसीडर करके चलोगे। ठीक है सर। सर अगर मैं ए होके मैं सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा, बट मेरी नेटवर्क फर्म उसी कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, नॉन ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, इट मींस बी एंड सी XYZ को कोई नॉन ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो कितना प्रोवाइड कर सकती है? 3 टाइम्स फी पेबल टू द स्टेट ऑडिटर। इट मींस जो XYZ ए को स्टेट ऑडिट फी दे रही है उसके 3 टाइम्स तक बी एंड सी आपको प्रोवाइड करा सकती है सर्विसेज, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। अगर रोटेशन हो रहा है तो नो नेटवर्क फर्म कैन एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट। इट मींस आपकी जैसे ए ऑडिट करता था, अब वो रोटेट हो रहा है, तो उसका ऐसा नहीं है कि बी एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं कर सकता। नेटवर्क फर्म में रोटेशन भी अप्लाई होता है, वो भी आप कंसीडर करके चलोगे। नेटवर्क में एडवर्टाइज द नेटवर्क टू द एक्सटेंट, जो भी हमारी एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस है आप उसको फॉलो करके चलना। लोगो गाइडलाइंस की बात करें तो ये हमारा लोगो, इसको आप अच्छे से देख लो, यहाँ पे ट्राई कलर टिक मार्क है, वो भी अपसाइड डाउन, वो भी ट्राई कलर है, बैकग्राउंड हमारा व्हाइट हो गया, सीए लिखा है, उसके नीचे इंडिया लिखा हुआ है। आप इसको कुछ भी ना चेंज कर सकते हो, ना ही इसको टिल्ट कर सकते हो, ना ही इसका फॉन्ट छोटा कर सकते हो, ना ही बड़ा कर सकते हो, ना ही कलर में चेंज कर सकते हो, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। और ये ट्रांजिशन के लिए आपको 1 ईयर का टाइम दिया गया है। अब जब आते हैं चैप्टर 17, जो कि हमने काफी बार बात कर चुके हैं, इसके रिगार्डिंग हमने कहां पे बात किया था? सबसे पहले जब हम मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात कर रहे थे, तो वहां पे मैंने आपको बोला था कि एज ए कंपनी आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बट मैंने आपको वहां पे एक एक्सेप्शन लिखाया हुआ था चैप्टर 17, वहां पे बोला था मैं एज ए कंपनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है। फिर हम आए थे क्लोज 11 के अंदर, क्लोज 11 में आप WTD MD नहीं बन सकते, बट मैंने वहां पे आपको एक एक्सेप्शन लिखाया हुआ था कि आप एक चैप्टर 17 के अंदर WTD MD बन सकते हो, MD बन सकते हो। जब इसके अंदर बोला गया काउंसिल हैज अलाउड अ मेंबर इन प्रैक्टिस टू होल्ड MD WTD मैनेजर, आप कुछ भी पोजीशन होल्ड कर सकते हो इस बॉडी कॉर्पोरेट की, जो क्या करती है? एंगेज इन एक्सक्लूसिवली रेंडरिंग मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज। सिर्फ और सिर्फ वो कंपनी क्या कर रही है? मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो आप उसके MD WTD बन सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मेंबर कैन रिटेन फुल टाइम COP भी आप रिटेन कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कितनी क्वांटिटी आपको इक्विटी होल्ड करके रखना है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप आर्टिकल को ट्रेन कर सकते हो, अटेस्ट कर सकते हो फंक्शन। देखो जहां पे आप अटेस्ट करें वहां पे तो आप आर्टिकल को ट्रेन कर ही सकते हो। नेम ऑफ सच मैनेजमेंट कंसल्टेंसी आपको अप्रूव कराना पड़ेगा इंस्टीट्यूट से, क्योंकि यहां पे आप प्रैक्टिस करके चल रहे हो, इसलिए आपको इंस्टीट्यूट से अप्रूव कराना पड़ेगा। क्योंकि हम नॉर्मल कंपनीज के केस में ROC से अप्रूव कराते थे, यहां पे भी ROC से कंपनी बनेगी तो अप्रूव होगा, बट आपको इंस्टीट्यूट से भी नेम अप्रूव करा के चलना पड़ेगा। एथिकल रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो यहां पे इफ इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर फर्म और पार्टनर्स फर्म इज द स्टैट ऑडिटर ऑफ दैट एंटिटी, देन कंपनी उसको एक्सेप्ट नहीं करके चलेगी इंटरनल ऑडिट और बुक कीपिंग सर्विसेज। इट मींस मैं आपको सिंपल सा बोलूं कि देखो आप एक एक्स हो, अब आपकी एक कंपनी है ABC, आप इसके MDO जो ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, और एक आपकी फर्म भी है XY एक फर्म है, और अब आपने इससे कोई स्टेट ऑडिट प्रोवाइड कर रहे हो किसी जेड क्लाइंट को स्टेट ऑडिट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। अब क्या ABC इसको मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस दे सकती है? यस आप दे सकते हो, बट वो सेक्शन 144 की सर्विसेज होती है ना, इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकते आप, बुक कीपिंग सर्विसेज नहीं दे सकते, वो सर्विसेज एज ए ABC इसको प्रोवाइड नहीं कर सकता, चाहे आप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का काम क्यों ना करते हो, क्योंकि आपका जो MD है या जो आपका मेन डायरेक्टर है वो किसमें इसमें स्टेट ऑडिट की तरह से इन्वॉल्व है, तो आप वो करके नहीं चलोगे, आपको वो एथिकल रिक्वायरमेंट का भी कंप्लायंस करके चलना पड़ेगा। क्लोज 6 और क्लोज 7 का भी कंप्लायंस करोगे अगर आपको कोई एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग काम करना है तो। अब आता है रिकमेंडेशन सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स, अगर आपने इनका कंप्लायंस में नहीं किया तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पे सिर्फ आपको रिकमेंड किया गया है। ब्रांच ऑडिट के केस में आपको बोला गया यार आप कम से कम 10 या 10 से कम वाली कोई फर्म हो,
10 या 10 से कम पर्सन वाली कोई फर्म हो, आप उसको अपॉइंट करके चलना, वो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि लोकल कंपनीज को, लोकल फर्म्स को भी आप बढ़ावा दे सकते हो। फिर जॉइंट ऑडिट के केस में यार 5 या 5 से कम मेंबर वाली एक प्रैक्टिसिंग फर्म को आप अपॉइंट करोगे तो बेटर रहेगा, वो भी काम सीख पाएंगे। फिर रेशियो बिटवीन क्वालिफाइड एंड अनक्वालिफाइड स्टाफ का कितना होना चाहिए? हर एक मेंबर होना चाहिए, एक सीए होना चाहिए हर 5 नॉन क्वालिफाइड मेंबर के ऊपर। जब नॉन क्वालिफाइड की बात करेंगे उसके अंदर पियोन इंक्लूड नहीं करेंगे, और कोई नॉन रिलेवेंट पर्सन हो जैसे आर्टिकल असिस्टेंट हो गया, टाइपिस्ट हो गया, पियोन हो गया, अदर पर्सन, उसको इंक्लूड करके नहीं चलना। रिकमेंडेड मिनिमम स्केल ऑफ फी, ये आपको रीड करके चलना, ये आने के चांसेस तो कम है बट यहां से डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग आपसे पूछ सकता है, इसको आप रीड करके चलना। रीसेंट डिसीजन ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड की बात करें तो यहां पे कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने मार्क करे हुए हैं, बाकी आपको रीड करना पड़ेगा। सर एक सीए आईएफएससी और गिफ्ट सिटी के अंदर अपनी प्रैक्टिस एस्टेब्लिश कर सकता है? यस कर सकते हो। आप आईएफएससी और गिफ्ट सिटी के बाहर हो, फिर आप आईएफएससी और गिफ्ट सिटी वाले पर्सन को अपनी प्रैक्टिस सर्विसेज दे सकते हो? यस आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोफेशनल सर्विसेज दे सकते हो। एज ए इंटरनल ऑडिटर आप परचेज कर सकते हो शेयर्स, और कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इक्विटी रिसर्च एडवाइजर की सर्विसेज दे सकते हो एज ए सीआईपी, बट ध्यान रखना आप पब्लिश करके नहीं चलोगे रिटेल रिपोर्ट। ओके सर, आप मेंबर हो ट्रस्ट के तो आप उसका ऑडिट भी एक्सेप्ट कर सकते हो, ध्यान रखना ये आप क्लोज 4 से कंफ्यूज मत होना। क्लोज 4 के अंदर भी ऐसे लिखा था ऑडिटरशिप ऑफ ट्रस्ट, जहां पे आप एज ए आपका पार्टनर क्या था, एम्प्लॉय था या ट्रस्टी था, वहां पे आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, बट यहां पे आप एज ए मेंबर हो तो वहां पे आप ऑडिटरशिप एक्सेप्ट कर सकते हो। ये प्रॉपर एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के डिसीजन के अंदर गिवन है। फिर सीए इन सर्विस में अपीयर एज ए टैक्स रिप्रेजेंटेटिव, आप सर्विस के अंदर हो, आप जॉब कर रहे हो तो आप एज ए टैक्स रिप्रेजेंटेटिव अपीयर हो सकते हो। किसके बिहाफ पे? ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर, अपने एम्प्लॉयर के बिहाफ पे हो सकते हो। बट ध्यान रखना आप अपने कलीग के बिहाफ पे हो सकते हो क्या? जैसे एम्प्लॉयर का कोई दूसरा कलीग है, एम्प्लॉयर का कोई दूसरा एम्प्लॉय है, उसके बिहाफ पे आप अपीयर नहीं हो सकते, आप सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय के बिहाफ पे अपीयर हो सकते हो, बट नॉट ऑन बिहाफ ऑफ अदर एम्प्लॉयज ऑफ एम्प्लॉयर। ये भी आप ध्यान रख के चलना। सीआईपी कैन मेंशन पोजीशन ऑफ प्रमोटर एंड डायरेक्टर ऑन द पोर्टल ऑफ कंपनी, कंपनी के पोर्टल पे आप डाल सकते हो, बट ध्यान रखना प्रोफेशनल अटेनमेंट्स मत डालना, अदरवाइज आप क्लोज 6-7 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। फिर इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट जो हमारी अमेंडमेंट थी, आप परसेंटेज बेसिस पे, ध्यान रखना आप परसेंटेज बेसिस पे फी चार्ज कर सकते हो। किस केस के अंदर? आप अगर सर्टिफाई करके दे रहे हो अमाउंट स्पेंट आउट ऑफ ग्रांट्स, इट मींस आपकी जैसे स्कूल को ग्रांट्स मिलती है, स्कूल को ग्रांट्स मिलती है तो ये इसको स्पेंड करते हैं, तो उसके ऊपर जो ऑडिटर का सर्टिफिकेट होता है ना, कितना आपने स्पेंड करा है, सही से स्पेंड करा है नहीं किया, उसके ऊपर आप परसेंटेज बेसिस पे फी चार्ज करोगे, चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आ सीए और सीए फर्म कैन एक्ट एज ए इंटरनल ऑडिटर ऑफ कंपनी, आप इंटरनल ऑडिटर बन सकते हो किसी कंपनी का, साथ साथ स्टैट ऑडिटर बन सकते हो उसी कंपनी के एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के रिस्पेक्ट में, ये आप ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर सीआईपी बीइंग अ स्टैट ऑडिटर कैन नॉट प्रिपेयर बीआरएसआर स्टडी टू ऑडिट क्लाइंट, आप बीआरएसआर रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते, बीआरएसआर स्टडी नहीं कर सकते। ही में प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज, आप एडवाइजरी सर्विसेज दे सकते हो, स्टार्टिंग से बोल के आ रहा हूं, एडवाइजरी कंसल्टेंट, ज्ञान देने की बात आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आप एश्योरेंस प्रोवाइडर भी बन सकते हो, आपको ध्यान के चलना है। फर्म नॉट परमिटेड टू पब्लिश इट्स विजन और मिशन ऑन द लेटर हेड, लेटर हेड के ऊपर आप मिशन और विजन को आप स्टेब्लिश मत करना, बट एक काम करो, अपनी फर्म की जो प्रोफाइल है उसके अंदर डाल के रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लेटर हेड के ऊपर मेंशन करके नहीं चलना। सीआईपी इज नॉट परमिटेड टू ऑडिट बैंक इफ लोन इज टेकन अगेंस्ट द एफडी, ध्यान रखना। देखो ऊपर हमारा इंडेप्टनेस से रिलेटेड बात था, तो इंडेप्टनेस के अंदर हमारा बात थी अगर आपने लोन लिया है अगेंस्ट एफडी, वो भी उसके अंदर कवर हो रहा था, मैंने वहां पे ऊपर लिखा हुआ था, मेरे बताना ध्यान नहीं रहा, लोन अगेंस्ट एफडी, वो भी हमारे इंडेप्टनेस के अंदर गिवन था, बट वहां पे सर हमारी 1 लाख की लिमिट थी, बट यहां पे तो लिमिट बताई नहीं गई, बात आप पे ठीक है, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने बोला तो हमें यही करके चलना पड़ेगा। सीआईपी इज नॉट परमिटेड टू ऑडिट बैंक, उस बैंक का ऑडिट नहीं करोगे आप जहां पे आपने लोन लिया हुआ है अगेंस्ट एफडी इन द सेम बैंक से लिया हुआ है, चाहे 1 रुपए का लिया हो तो भी आप एक्सेप्ट करके नहीं चलोगे, बट वहां पे 1 लाख की लिमिट थी, आपको ये ध्यान के चलना है पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। फिर इसके बाद फर्म अपॉइंटेड एज ए इंटरनल ऑडिटर ऑफ पीएफ ट्रस्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी कैन नॉट बी द स्टेट ऑडिटर, ध्यान रखना अगर आप इंटरनल ऑडिटर हो पीएफ ट्रस्ट का किसी गवर्नमेंट कंपनीज का, तो उस गवर्नमेंट कंपनी के रिस्पेक्ट में आप स्टेट ऑडिटर नहीं बन सकते। इंटरनल ऑडिटर नोट टू अंडरटेक अ टैक्स ऑडिट, आप टैक्स ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इंटरनल ऑडिटर और प्रोक्योरमेंट ऑफिसर आप साथ साथ साइमल्टेनियसली नहीं बन सकते। फिर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की बात आती है, काफी इजी है, गिल्टी हो जाओगे आप अगर फर्स्ट शेड्यूल के अंदर कहीं पे गिल्टी हुए तो आपको रेप्रिमांड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, आपका नेम 3 मंथ के लिए, फाइन लग जाता है 1 लाख का। बट अगर आप सेकंड शेड्यूल के अंदर गिल्टी हुए तो आप रेप्रिमांड कर सकते हैं, आपका नेम परमानेंटली भी रिमूव हो सकता है, फाइन भी अप टू 5 लाख का लग सकता है,
है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप एपेलेट अथॉरिटी के पास अपील कर सकते हो विद इन 90 डेज के अंदर। ये आप सारा एक बार रीड कर लेना। तो ये पूरा पूरा हमारा क्या था, प्रोफेशनल एथिक्स। काउंसिल जनरल गाइडलाइंस एक बार आप रीड करके चल लेना, मोर देन इनफ है। बाकी हमने पूरा काफी अच्छे से कवर करके चले हैं। पार्ट 1 हमारा बेसिक के बारे में था, पार्ट 2 हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस के बारे में था, पार्ट 3 हमारे शेड्यूल्स के बारे में था, और पार्ट 4 हमारा काउंसिल जनरल गाइडलाइंस और एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के डिसीजंस के रिस्पेक्ट में था। अब इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं फटाफट, देखो टाइम कुछ ज्यादा हो रहा है, बाकी हम क्वेश्चन सोल्व करके चलते हैं। जब हम क्वेश्चन सोल्व करने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व करके चलेंगे, इससे ज्यादा हम क्वेश्चंस को सोल्व करके नहीं चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, Mr. Chetan, a practicing chartered accountant who was involved in a family dispute over ancestral properties to gain undue advantage, he alleged forged the will। यहाँ पे आपने विल को फोर्ज करा है, कहीं ना कहीं आपने पर्सनल वर्क से रिलेटेड गलत काम किया है। गलत काम किया है तो यहाँ पे आप गिल्टी हो जाओगे, कहां पे, क्लोज टू पार्ट 4 फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। ध्यान रखना, क्लोज टू पार्ट 4 फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे। यहां पे बोलता क्या था, इफ अ ब्रिंग डिसरिप्यूट टू द प्रोफेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट रिजल्टिंग हिज एक्शन। वहां पे हमने देखा था चाहे आपका प्रोफेशनल वर्क से हो चाहे प्रोफेशनल वर्क से नहीं हो, बट आप डिसरिप्यूट लेके आ रहे हो अपने प्रोफेशन के ऊपर, कहीं ना कहीं आप गिल्टी हो जाओगे। तो इसको आप मेंशन करके चलना है। देखो इसका मैं आपको फॉर्मेट और बता देता हूं प्रोफेशनल एथिक्स का। क्लोज मेंशन करना, फिर आप क्लोज का प्रोविजन बताओगे कि जो आपके क्वेश्चन से लिंक है, फिर उसको आप फैक्ट ऑफ द केस बताओगे। क्या हो गया, फैक्ट ऑफ द केस बताओगे, फिर आप इसके रिगार्डिंग लिंक करोगे अपने प्रोविजन को, फैक्ट ऑफ द केस से लिंक करके चलोगे। अगर आपका 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप इतना करके चलोगे। 4 मार्क्स में अगर आप ये नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। फिर आप इसके रिगार्डिंग कंक्लूजन लिख के आओगे, और कंक्लूजन को है ना एक अलग से हेडिंग देके चलना कंक्लूजन, उसके अंदर आप प्रॉपर्ली 2 या 3 लाइंस के अंदर स्पेसिफाई करके आना। ये आपका प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए हमेशा प्रोफेशनल एथिक्स के क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में। Question number 2, CAAB, a practicing chartered accountant, is a promoter director of ABG Private Limited। आप promoter बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Moreover, he is also a sleeping partner in his family business of garment manufacturing company। तो इस केस के अंदर मैं आपको बोला था आप एज ए स्लीपिंग पार्टनर बनते हो तो आपको स्पेशल परमिशन रिक्वायर्ड होती है। क्लोज 11 के अंदर काफी अच्छे से डिस्कस किया था। यस, इस CAAB is liable for the professional misconduct। यस, आप लायबल हो जाओगे। आप प्रमोटर तो बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रमोटर बनने में आपको कोई स्पेशल परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको अगर स्लीपिंग पार्टनर बनना है तो कहीं ना कहीं आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उसी के रिगार्डिंग हमारा क्लोज 1 पार्ट 1 आया। यहाँ पे आपको पूरा बताएगा। इंटरेस्ट इन फैमिली बिजनेस कंसर्न की बात हुई, जहां पे मैंने स्लीपिंग पार्टनर वाला आपको लिंक करके बताया था। यहाँ पे आपने अगर ऐसा करा तो आप गिल्टी हो जाओगे। नोट गिल्टी प्रोमोटर डायरेक्टर का, बट स्लीपिंग पार्टनर में आप गिल्टी हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 3, द कैशियर ऑफ कंपनी कमिटेड अ फ्रॉड and absconded with the proceedings thereof। The chief accountant of the company also did not know about whether the fraud has occurred in the course of the audit। The auditor failed to discover the fraud। Okay, auditor fail हो गया to discover the fraud after the audit was completed। However, the fraud was discovered by the chief accountant। Investigation made at the time of indicates that auditor did not exercise proper skill and care and perform his work in a haphazard manner। With this background, the director of the company intended to file disciplinary proceedings। ध्यान रखना, अगर यहां पे ऐसा नहीं लिखा होता प्रॉपर स्किल और केयर के हिसाब से उसने वर्क परफॉर्म नहीं किया, तो कहीं ना कहीं हमारी इनहेरेंट लिमिटेशन भी तो होती है, हम सारे फ्रॉड को थोड़ी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऐसे 200 का भी रेफरेंस आ सकता था, बट यहाँ पे स्पेसिफाई करा हुआ है प्रोफेशनल एथिक्स के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि यार उसने प्रॉपर स्किल और केयर को एक्सरसाइज नहीं किया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका ऑडिटर ही गिल्टी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लोज 7 तो लगी जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लोज 7 के अंदर गिल्टी हो गए। यहाँ पे आपको ऐसे 240 का भी रेफरेंस देके चल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, C. Natras, a practicing, accepted an assignment as an advisor and consultant to the public of share by his client Messrs Super Limited। Besides helping the company as an advisor, he also underwrote the public issue of the company to the extent of 25% at commission of 1%। Remaining shares were underwritten by the bank and other financial institution at the same rate। He contended that the above assignment as a part of management consultancy work आप नहीं कर सकते। यहाँ पे आप यार अंडरराइटिंग का काम कर रहे हो, यहाँ पे आपको अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे आपको 2 to 4 की सर्विसेज में दिक्कत आ गई, यहाँ पे आपको परमिट नहीं किया हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, ब्रोकिंग सर्विसेज, अंडरराइटिंग सर्विसेज आपको अलाउ नहीं की गई, तो यहाँ पे आप गिल्टी हो जाओगे। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 5, आप फिल्म आर्टिस्ट हु वाज गोइंग अब्रॉड फॉर द लॉन्ग शूटिंग deposited a sum of 20 lakh with his tax consultant Mr. G, a practicing chartered accountant, for the payment of GST। Okay, when he was due, Mr. G duly remitted all but one installment। He utilized the amount of installment we did not paid to remit his own advance income tax। खुद के लिए यूटिलाइज कर लिया, बट हमने देखा था अगर आपको कोई मनी रिसीव होती है तो सेपरेट बैंक अकाउंट में रखोगे या फिर आप उसको रीजनेबल टाइम के अंदर यूटिलाइज करोगे, बट यहाँ पे आपने खुद के लिए यूटिलाइज कर दिया। However, while filing return of GST of the film artist, he duly remitted on behalf of tax payable with interest due for the late payment of GST।
आउट ऑफ मनी लाइन विद हिम। एक बात बताओ, अगर आपको लगता था रीजनेबल टाइम के अंदर यूटिलाइज नहीं कर सकते, आपको सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर रखना चाहिए था, आप यूटिलाइज करोगे तो आप गिल्टी हो जाओगे। तो क्लोज 10 में अंदर आप गिल्टी हो गए। तो क्लोज 10 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे। उसी के रिगार्डिंग आपको यहां पे लिख के चलना है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 देखते हैं। सीए देव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन पंजाब इन द ईयर 2019। सीए देव इशूड टर्नओवर सर्टिफिकेट फॉर मैसर्स ASA US traders to forwarded to the bank for the purpose of availing cash credit facility and machinery term loan. Brother of CA was the proprietor of Messrs ASA US। यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने रिलेटिव के रिगार्डिंग आपने सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो, वहां पे आप साइन कर रहे हो, तो आप गिल्टी हो जाओगे। कहां पे? क्लोज 4 के अंदर। तो यहाँ पे आप क्लोज 4 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल के अंदर गिल्टी हो जाओगे। वहां पे मैंने आपको बताया था अपने रिलेटिव के रिगार्डिंग भी आप रिपोर्ट इशू करोगे तो वहां पे भी आप गिल्टी हो जाओगे। पार्ट 2 आगम प्राइवेट लिमिटेड रिक्वेस्टेड मिस्टर शीतल, a practicing chartered accountant, to digitally sign the form related to the resignation of Mr. Rohit, one of the director of Agam Private Limited, along with the copy of resignation letter to be uploaded on the website of the registrar of companies. The signature of Mr. Rohit was simply copied and pasted by the another director of Agam Private Limited। यहाँ पे सिग्नेचर कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट कर दिया। सीए शीतल विदाउट वेरीफाइंग द जेन्युइननेस ऑफ द रेजिग्नेशन लेटर, आपने वेरीफाई नहीं किया, कहने के यहाँ पे आप गिल्टी हो जाओगे। सर हमें कैसे पता लगेगा? वो बात आपकी ठीक है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आपने प्रॉपर वेरीफाई नहीं किया तो आप गिल्टी हो। डिजिटली साइन द फॉर्म एंड द सेड फॉर्म वाज अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। यहाँ पे आपने गलती करी है, आप ग्रोसली नेग्लिजेंट टू परफॉर्मिंग हिज प्रोफेशनल ड्यूटीज। कहीं ना कहीं आप यहाँ पे क्लोज 7 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। तो यहाँ पे आप क्लोज 7 के अंदर गिल्टी हो गए। नेक्स्ट आप आओगे क्वेश्चन नंबर 7। यहां पे भी 2 पॉइंट है। मिस्टर बोल्ट अ चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस क्रिएटेड इट्स ओन वेबसाइट इन अट्रैक्टिव फॉर्मेट, ठीक है, हाईलाइटेड द कंटेंट इन ब्लू कलर, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ही सर्कुलेटेड द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द वेबसाइट थ्रू ईमेल, ये आपने गलती कर दी। आप सर्कुलेट नहीं कर सकते इंफॉर्मेशन, ओके। हाउएवर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम ही कुड नॉट इंटीमेट हिज वेबसाइट एड्रेस टू द इंस्टीट्यूट, आपको इंटीमेट करने की रिक्वायरमेंट है नहीं है। वहां पे मैं आपको डिस्कस करके चला था जब भी मैं पूरा रिवीजन समझा रहा था क्लोज 6 क्लोज 7 के रिस्पेक्ट में, वहां आपको इंटीमेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये आपका चल जाएगा। बट यहाँ पे आपने जो ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी है ना पब्लिक के साथ, ये आप गिल्टी हो जाओगे क्लोज 6 के अंदर। तो यहाँ पे आप क्लोज 6 के अंदर गिल्टी हो गए। फिर आता है बी पार्ट। The manager of ZX Private Limited approached CA Vineet in the need of certificate in respect of the consumption statement of raw material. Without having certificate of practice, CA Vineet issued the certificate to the manager of the company. आप COP नहीं हो फिर भी आपने सर्टिफिकेट इशू कर दिया, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रवेंशन करा है आपने प्रोविजन ऑफ द ICI एक्ट, तो यहाँ पे आप गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 2 पार्ट 2 शेड्यूल 2 के अंदर यहाँ पे आप गिल्टी हो गए। सॉरी क्लोज 1 आएगा, क्योंकि प्रोविजन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट के रिगार्डिंग कॉन्ट्रवेंशन क्लोज 1 के अंदर है, तो यहाँ पे आपने गिल्टी हो जाओगे क्लोज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल के अंदर। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट। VCP and Company, WCP and Company LLP are the internal auditor of DEF Limited. WCP and Company LLP also agreed to undertake GST audit. आप GST ऑडिट ले सकते हो कि इंटरनल ऑडिटर के साथ नहीं ले सकते, यहाँ पे हमने डिस्कस करा हुआ था क्लोज 4 के अंदर प्रॉपर डिस्कस किया था। आप GST ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते विद इंटरनल ऑडिट, यहाँ पे एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड का भी डिसीजन है, तो ये आप कंसीडर करके चलना। यहाँ पे आपका काउंसिल जनरल का डिसीजन है, यहाँ पे आपका एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने भी बताया गया था कि आप एक्सेप्ट नहीं करके चल सकते, तो उसी का आप रेफरेंस देके चलना। क्वेश्चन नंबर 8। C Praful was recently qualified and obtained certificate of practice. In the initial year, it is taken time to set up the clientele base. Okay, he is also conducting audit of few entities simultaneously. He planned to provide coaching to the CA Institute online, taking advantage of his fresh reservoir of knowledge. Therefore, he advertised his classes on various social media platform. देखो CIP के साथ साथ आप नहीं कर सकते, यहाँ पे आप गिल्टी हो जाओगे। अगर आप CIP नहीं होते तो आप कर सकते, तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो यहाँ पे आप गिल्टी हो गए। कहां पे? क्लोज 6 के अंदर। रेगुलेशन 190 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट आप इसका लगा सकते हो, क्लोज 6 का रेफरेंस आया यहाँ पे आपका फर्स्ट शेड्यूल के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे आप नहीं कर सकते, यहाँ पे आप गिल्टी हो जाओगे एज इट अमाउंट टू इनडायरेक्ट सोलिसिटेशन ऑफ क्लाइंट एंड प्रोफेशनल वर्क। क्वेश्चन नंबर 9, इसको आप रीड कर लेना, क्वेश्चन नंबर 9 को आप रीड करके चलना। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। Mr. Chintamani, a chartered accountant in practice, has been elected as a treasurer. The Regional Council of ICI Regional Council has organized an international tour through a tour operator during the year for its member. During the audit of Regional Council, it was found that Mr. Chintamani has received a personal benefit of 40,000। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने मिस एप्रोप्रिएट करा है रीजनल काउंसिल के मनी को, ये हम ऑलरेडी एग्जांपल के अंदर डिस्कस करके चले थे। कहां पे डिस्कस किया था? जब आप ब्रिंग डिसरिप्यूट टू द प्रोफेशन वाला काम करके चलते हैं तो वहां पे आप गिल्टी हो जाते हो, तो वहां पे आप गिल्टी हो जाओगे। यहाँ पे आपको प्रॉपर सेक्शन मेंशन नहीं किया, बट आपको यहाँ पे मेंशन करके चल सकते हो, हमने वहां प्रॉपर देखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11। Mr. M, a chartered accountant in practice, has printed visiting cards which beside other detail also carried out a
QR कोड, ओके QR कोड आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द विजिटिंग कार्ड एज वेल एज द QR कोड कंटेन द नेम, ऑफिस, रेसिडेंशियल एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी, नेम ऑफ द फर्म, वेबसाइट, ये सारी चीज आपको अलाउड की गई है, कोई क्या दिक्कत है? ये सारी चीज आप वैसे भी विजिटिंग कार्ड पे डाल सकते हो, तो आपने क्यूआर बना के आपने उसके अंदर डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे आप गिल्टी नहीं होगे। क्वेश्चन नंबर 12, Mr. S is a practicing chartered accountant based out of Chennai. During the weekend, he involved himself as a equity research and used to advise his friend, relative, and other known people who are not his client. Apart from this, he was also involved as a paper setter of the accountancy subject in the school in which he studied. आप क्या कर रहे हो? पेपर सेटर का काम कर रहे हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन्वॉल्व हो इक्विटी रिसर्च के रिस्पेक्ट में, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे भी आप इक्विटी रिसर्च के रिस्पेक्ट में काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप पब्लिश नहीं कर सकते रिटेल रिपोर्ट, ये आपको ध्यान रखना है। और ही ऑल्सो ओन एग्रीकल्चर लैंड, यहाँ पे आप एग्रीकल्चर लैंड ओन करते हो तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी कैरी आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा क्लोज 11 के पास जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से लॉस हुआ ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, मिसफॉर्चून, ही लॉस्ट ऑलमोस्ट ऑल हिज वेल्थ एंड बिकम अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। ध्यान रखना, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। बट सर एक बात बताओ, जो ये अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बना है, ये ड्यू टू मिसफॉर्चून है या फिर इसकी खुद ने जानबूझ के करा है? तो इसके यहाँ पे ड्यू टू मिसफॉर्चून आया, क्योंकि नेचुरल कैलामिटीज के बारे में, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू कोर्ट हियरिंग्स, फाइनली ही वाज डिक्लेयर्ड अ डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट एंड obtained a certificate from the court stating that his insolvency was caused by misfortune without any misconduct on his part। क्योंकि यहाँ पे आपका मिसफॉर्च्यून के थ्रू हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, आपकी गिल्टी नहीं होगी, यहाँ पे ये भी हम कंसीडर करके चले। तो यहाँ पे देखो, एक तो सेक्शन 8 की बात कर लेना, फिर यहाँ पे आपका क्लोज 11 आ जाएगा। क्लोज 11 क्योंकि आप एग्रीकल्चर लैंड पे वर्क कर रहे हो, साथ साथ आप पेपर सेटर का काम कर रहे हो, दोनों आप कर सकते हो। आप पे जनरल परमिशन के अंदर अलाउड किया गया है, आपको स्पेशल परमिशन लेने की नीड नहीं है। इक्विटी रिसर्च का भी आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी हमारा एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के अंदर प्रॉपर स्पेसिफाई किया गया है, तो उसी के रिगार्डिंग आपसे पूछा गया है। सबसे पहले ए पार्ट आया इक्विटी रिसर्च के बारे में, तो यहाँ पे आपको एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने अलाउ किया गया है, तो यहाँ पे आप गिल्टी नहीं होंगे। इसके बाद आपका क्लोज 11 के रिस्पेक्ट में आपको बोला गया कि आप ये काम कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी आप गिल्टी नहीं होंगे। फिर आ जाएगा आपका पार्ट सी, यहाँ पे सेक्शन 8 की बात की गई है, आपने ऑब्टेन कर लिया सर्टिफिकेट तो आप मेंबर बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारे पॉइंट्स थे। क्वेश्चन नंबर 13 आप इसको रीड करके चलना। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, A chartered accountancy hold a certificate of practice having 4 article clerk registered under him accept appointment as a full-time lecturer in a college। full-time lecturer in a college, full time तो आप कर ही नहीं सकते, कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको स्पेशल परमिशन लेने की नीड हो जाएगी। He become a partner with his brother in a business, तो ये भी आप कर रहे हो। Examine his conduct in the light of chartered accountancy act, तो आप क्लोज 11 के अंदर तो गिल्टी हो ही जाओगे, क्योंकि आप liable for the professional misconduct as he failed to obtain specific and prior approval for the council in each cases। Question number 15, a newly chartered accountant started his practice and solicit clients through telephone calls from his family members and friends, almost all of them employed in one or more other retail trade business। ठीक है। One of his friend Mr. X gave him an idea to start a online services, give stock certificate to the traders with cash credit limit to in bank। Mr. A started a website with a colorful catchy designs, okay, and shared the website address on all social media posts and tagged 30 ट्रेडर्स ऑफ लोकल कम्युनिटी विद द कैप्शन ऑफ इजी ऑनलाइन स्टॉक सर्टिफिकेशन सर्विसेज। कहीं ना कहीं आपने एडवर्टीजमेंट कर दिया, क्लोज 6 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। बिसाइड मिस्टर ए एंटर इन एग्रीमेंट विद द डिजिटल मार्केटर टू गिव हिम 5% कमीशन, ये सारी ठीक है, बट आप क्लोज 6 के अंदर गिल्टी हो जाओगे, आप उसी के रिगार्डिंग लिख के आना। क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स एंड वाई पार्टनर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म, वन इज द इंचार्ज ऑफ हेड ऑफिस एंड अनदर इज द इंचार्ज ऑफ ब्रांच एज ए डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर। एक बात बताओ, 2 ऑफिस है, दोनों के सेपरेट चार्ज है, तो सर मुझे डिस्टेंस से कुछ मतलब है? डिस्टेंस से मतलब तब होता है जब आप सेपरेट चार्ज नहीं रखना चाहते, तो हम एग्जेम्पशन की साइड जाते थे। यहां पे तो ऑलरेडी आपका सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पुट अप अ नेम बोर्ड ऑफ अ फर्म बोथ प्रीमाइज एंड ऑल्सो देयर रेस्पेक्टिव रेसिडेंस। ये आपने गलती कर दी, आप नेम बोर्ड लगा सकते हो रेसिडेंस पे, बट वहां पे आपको नेम आना चाहिए, सीए डेजिग्नेशन आना चाहिए, फर्म का नेम आप नहीं लगा सकते, फर्म के ऊपर तो लगाओगे चल जाएगा। यहाँ पे आपने गलती की है, तो यहाँ पे आप गिल्टी हो जाओगे मिसकंडक्ट के रिस्पेक्ट में, बट आपका जो डिस्टेंस दिया गया है वो इररिलेवेंट है, कोई काम का नहीं है। तो ये सारे आपके प्रोफेशनल एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे। हमने थोड़ा सा स्पीड में करा क्योंकि रिवीजन था, तो हम थोड़ा सा स्पीड में करके चले क्वेश्चंस, बट आपको ओवरव्यू मिल गया होगा पूरे प्रोफेशनल एथिक्स का, काफी डिटेल में रिवीजन करा है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू गाइस।